तो नमस्कार मेरे सारे छोटे भाई बहनों को। उम्मीद है फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से राजी खुशी से आपका चल रहा है, और नहीं चल रहा है तो हम चला देंगे। हम इसीलिए खड़े हैं यहाँ पे कि आपका सब राजी खुशी चले और सही से आपकी डिग्री हो। तो जैसा कि 3 पेपर आपके हो गए और तीनों पेपरों में हमने मतलब अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद नहीं थी ना, उससे ज्यादा हमने उसमें वो कवर किया है। और उससे उम्मीद से ज्यादा ही प्रश्न हमारे मिले हैं पेपर के अंदर। ऐसे कैसे हूबहू जो वन शॉट क्लासेस थी वो छपे हैं। अब जो आपका कल पेपर जो है नेक्स्ट, कुछ यूनिवर्सिटीज में तो इसकी क्लासेस हुई थी, कुछ में नहीं हुई। अब वो चीजें उन पे आप माटी डालो, हुई थी नहीं हुई थी अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जस्ट आपके सामने पेपर, आपने ये वीडियो प्ले किया है तो इतना मैं मान सकता हूँ कि इतने महान अनुभव है आप कि 4 दिन 5 दिन पहले नहीं किया होगा, या तो आपने किया होगा 24 घंटे पहले या 15 घंटे पहले, या कुछ ऐसे भी महानुभव हैं मेरे जैसे जो 2 घंटे पहले इस वीडियो को देख रहे हैं। पर जब भी आप देख रहे हैं इतना भरोसा कर सकते हैं, निश्चिंत आप हो सकते हैं कि ये जो आपका सब्जेक्ट है फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम, तो इसमें बेटा मैं बता दूं ये नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है। और पासिंग करना है इसको, सिर्फ अपने को क्या करना है, क्लियर करना है, इसको बेक नहीं लगना चाहिए। और अगर इसका थोड़ा सा डिटेल्स में बात करूं, जैसा कि मैंने इसका लेक्चर फर्स्ट डाला था, जिन बच्चों ने इसका लेक्चर फर्स्ट देख लिया, हाँ, जिन बच्चों ने इसका लेक्चर फर्स्ट देखा है तो उनको ये तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट में है क्या और लिख के क्या आना है। नहीं आया कोई बात नहीं, इसमें जो भी आपके 18-19 टॉपिक है, आज की क्लास में हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। मैं ये बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आएगा और आपको कॉपी में क्या क्या लिख के आना है। अब हिंदी में देना है पेपर, इंग्लिश में वो आप पे है। बाकी ये जो सब्जेक्ट है, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं अगर वो हिंदी में भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में कंफर्ट रहेगा। क्योंकि सब्जेक्ट का जो अपना टाइटल है, सबसे पहले जब अपन सिलेबस देखते हैं बेटा, जो अपना सब्जेक्ट का टाइटल है वो है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। फार्मिंग बेस्ड का मतलब समझो, फार्मिंग मतलब खेती। देखो मैं थोड़ा सा डिटेल्स में समझाऊंगा, जैसा कि अपन हर बार करते हैं वही चीजें। फार्मिंग का मतलब क्या होता है, खेती। और बेस का मतलब होता है, बेस्ड का मतलब आधारित, बेस्ड का मतलब आधारित। लिवलीहुड का अगर बात करें, लिवलीहुड, LIV, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड बोलते हैं, लिवलीहुड लाइवलीहुड, ठीक है। तो लाइवलीहुड की अगर बात करूं तो मैं इसको मैं कह सकता हूं जीवन यापन, है ना, या जीविका कह सकते हैं। जीवन यापन से अपन यहां पे लेते हैं जीवन यापन, ठीक है। क्या लेते हैं अर्थ यहाँ पे, जीवन यापन से अपन अर्थ लेते हैं। या फिर मैं ले सकता हूं इसका सीधा सा अर्थ यहाँ पे आजीविका। किससे, आजीविका का मतलब अभी देखना आप, आजीविका या जीवन यापन, या कह सकता हूं रोजमर्रा की जिंदगी या दिनचर्या। जैसा अपन ने पढ़ा था कि एक मनुष्य को सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए एक सजीव को 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या बेटा, खाना, कपड़ा और आवास। 3 चीज की जरूरत होती है ना भाई, रोटी कपड़ा और रहने के लिए घर, 3 प्राइमरी अपनी आवश्यकताएं हैं। तो इसमें अपने पूरी सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स है ना, एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें अपन आईसीआर नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे, एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें अपन फार्मिंग जो सिस्टम है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनको अपन कहते हैं कृषि प्रणालियां, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी सारी चीजें, अब एक चीज है, जब हम शुरू से जब एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं या फर्स्ट ईयर से अपन पढ़ रहे हैं, मैंने ये कहा था फार्मिंग या एग्रीकल्चर जिसको अपन कहते हैं, कृषि जिसको कहते हैं, जो संस्कृत भाषा के कृष धातु से लिया गया है। किससे, कृष धातु से लिया गया है। और एग्रीकल्चर इज द लैटिन वर्ड, ठीक है, ये सबको पता है आपको। तो एग्रीकल्चर में मैंने एक चीज बताई थी कि एग्रीकल्चर क्या एक सिंगल मीनिंग वर्ड नहीं है। ये बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेस ही अपना यही है, पढ़ी अपन एग्रीकल्चर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, है ना। तो जो खेती या कृषि जो है ना, वो एक सिंगल मीनिंग वर्ड नहीं, इसके बहुत सारे बहुउद्देश्य है। जब मैं कह सकता हूं कि कृषि एक बहुउद्देश्य या बहुअर्थीय, जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। अब खेती में क्या क्या आ जाता है, देखो खेती में ऐसा नहीं कि केवल फसल उगाना ही आ रहा है, खेती में सारा सिस्टम आ रहा है। खेती से लेके पशुपालन, पशुपालन से जो कुछ अपने को प्राप्त हो रहा है, गोबर, दूध दही छाछ, डेयरी में घुस गए उधर, है ना, इनको फिर गोबर को खेत में खाद डाल रहे हैं, तो इससे खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, फसल से वापस चारा बन रहा है, वो फिर पशु को जा रहा है। ये जो सारा सिस्टम है, पशु के अलावा डेयरी आ गई, डेयरी के अलावा क्या चाहिए अपने को, मुर्गी पालन, बतख पालन, बकरा पालन, ये जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी कृषि के अंदर आते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, एक बहुत मीनिंग वाला शब्द है। और वही यहाँ पे लेंगे अपन कि खेती पर आधारित जीवन यापन या आजीविका। थोड़ा सा इस लाइन को समझना, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल आपको लिखना बेटा, और क्लियर तभी होगी जब आप थोड़ा बहुत मतलब कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे। बाकी एक चीज बताऊं, लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नया सब्जेक्ट है, बहुत कम चांस बनेंगे कि आपके ये सब्जेक्ट ड्यू आए या बेक आए। पर एक शर्त है, पेज खाली नहीं छोड़ के आना।
पेज खाली नहीं छोड़ के आना। और है क्या इसमें अपने घर पे जो चल रहा है, मेरे को ये बता दो, एग्रीकल्चर में जितने बच्चे हैं ना, 100 बच्चे हैं ना, 100 में से लगभग 92% बच्चे ऐसे हैं, 100 में से 92 बच्चे ऐसे होते हैं क्लासेस में, मैंने रिव्यू लिया है, जिनका जो आजीविका है, उनका जो खर्चा है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो जीवन यापन कर रहे हैं, वो खेती के आधार पे कर रहे हैं। अब खेती के आधार पे दो प्रकार से हो सकता है वो इंडिविजुअल रूप से कर रहे हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखो प्रत्यक्ष रूप से खेती से जीवन यापन करने वालों में कौन आते हैं, मेरे जैसे, आप जैसे, जो किसानों के बच्चे हैं। उनके सबसे मोटी कमाई क्या है, फसल की। क्या है, जब फसल आती है, फसल बिकती है, या अपन कह सकते हैं खेती है। और खेती से संबंधित ही आ गया पशुपालन, डेयरी में दूध दे रहे हैं, घर पे 2 भैंस बंधी है, मम्मी खेत का काम करती है, भैंसों का काम करती है, दूध दे के आते हैं डेयरी पे, जो पेमेंट आता है उससे अपने रसोई का घर खर्चा चलता है। और जब 6 महीने से अपनी खेती आती है तो मोटी फसल, जो अपनी मोटी रकम आती है मंडी से, उससे अपने जो और खर्चे हैं वो चलते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसी चीज को लिखना है, वही आपका सब्जेक्ट का टाइटल है, वो ही आपका सब्जेक्ट का टाइटल है। और इसके सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि 6th डीन कमेटी में नया सिलेबस जो जुड़ा है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। भाई कोई भी काम अपन करते हैं तो उसके पीछे का मोटिव अपने को पता होना चाहिए। आप डिग्री कर रहे हो, आपको ये पता होगा आपने डिग्री क्यों ली है, बीएससी एग्रीकल्चर क्यों लिए, कुछ ना कुछ तो गोल सेट किया होगा आपने कि यार मैं बीएससी एग्रीकल्चर का डब्ल्यूओ करूंगा, सुपरवाइजर बनूंगा, एडीओ बनूंगा, डब्ल्यूआरओ बनूंगा, कुछ तो सेट किया होगा, आईबीपीएस, एएफओ, कुछ तो किया होगा। या बिना गोल के चल रहे हो तो अब कर लो भाई, अभी तक तो ज्यादा दूर नहीं पहुंचे हो, अभी भी आप सेट कर सकते हो कि यार मेरे को इस डिग्री के दौरान, इस डिग्री के बाद ये चीज करनी है। जब आपके पास एक एम होगा, एक लक्ष्य होगा, एक गोल होगा ना, तो आप उस काम को थोड़ा सही से कर पाओगे, मन लगेगा आपका। वैसे ये सब्जेक्ट आपके जोड़ा गया तो कभी दिमाग में आया कि 6 दिन में इतने चेंजेस हुए, चलो कोई बात नहीं, चेंजेस कमेटी ने किए, इतने लोग बैठे थे उस कमेटी में, 1364 पेज की पीडीएफ आई थी, उसमें सारे रूल रेगुलेशन डाले गए, इसको थोड़ा लचीला बनाया गया कोर्स को, जो बहुत हैवी था उसको लाइट वेट किया गया कोर्स को, बीएससी एग्रीकल्चर, क्योंकि नॉर्मल जो बीएससी होती है 3 साल की, 4 साल की है, राइट। पर ये एक चीज सोचिए कि ये जो सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट है, ये क्यों जोड़ा। ये आप कभी सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस है ना बेटा, उसको खोलना, जब थ्योरी का सिलेबस खोलोगे ना, ऊपर आपको लिखा हुआ आएगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, के कोर्स जो चल रहा है, कोर्स टाइटल आपका ये है और ये क्यों जोड़ा गया है। तो देखो ये चीज तो अपने दैनिक जीवन में है ही कि अपन खेती पे आधारित जीवन यापन कर रहे हैं, पर ये जरूरत क्यों पड़ी पढ़ाने की, क्योंकि कृषि को अपन क्या कहते हैं बेटा, खेती को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इज आर्ट एंड साइंस, कला भी है ये क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है। खेती या जो एग्रीकल्चर है वो कला और विज्ञान का सम्मिलित रूप है। तो इसके अंदर स्किल्स की भी जरूरत होती है, ऐसा नहीं मेहनत गधा भी करता है और मेहनत और भी करता है, पर गधा उतना नहीं कमा पाता, मेहनत वो पसीना बहाने से सब कुछ नहीं होता, स्किल होती है एक, ठीक है। स्किल को बोलते हैं बेटा कौशल, क्या बोलते हैं, कौशल। तो आज के सब्जेक्ट में अपन क्या क्या कवर करने हैं, एक तो अपने को खेती के बारे में पूरा पढ़ेंगे, एक खेती के आधार पे अपन कैसे ग्रामीण, रूरल के बारे में अपन पढ़ेंगे, और अपन सिटी एरियाज जो है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनको खेती प्रभावित करती है, ठीक है। तो मैं छोटी सी चीजें हैं शुरू से आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले तो आपका हो गया कि फसल किसे कहते हैं, कि पौधों का ऐसा समूह। अब मैं ये डेफिनेशन बार बार क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि इस डेफिनेशन में से ही आपकी सब्जेक्ट जो है फार्मिंग बेस्ड वाला है ना, उसका एक छोटी सी चीज छिपी हुई है। फसल की डेफिनेशन मैंने ये बताई थी क्रॉप की, कि पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, किसी न किसी रूप में अपने बेनिफिशियल, अपने लाभ के लिए, अपने यूज के लिए। हो सकता है उसको कॉमर्शियल मेथड में यूज कर रहा हूं, मंडी में बेच के उसको पैसे की जरूरत है, राइट। हो सकता है उसको वो भूसे के अंदर, या जिसको बोलते हो आप चारा, पशुओं के लिए यूज कर रहा हो सकता है जो गेहूं मिला है उसको वो अनाज में काम में ले रहा हो खाने के लिए, हो सकता है उससे कुछ और प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच रहा हो, पर कहीं ना कहीं से वो उसको अपने उपभोग के लिए काम में ले रहा, उसको क्या कहते हैं अपन, फसल कह रहे थे। और फसल उगाते हैं उसी को क्या कहते हैं अपन, खेती कहते हैं बेटा। और अभी पढ़ क्या रहे हैं कि खेती पर आधारित जीवन, खेती कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है, वो जीवन जीने के लिए, अपनी जो नॉर्मल डे बाय डे की जो लाइफ है उसमें जो चीजों की जरूरत है उसके लिए वो कर रहा है, उसलिए इसको क्या बोलते हैं, खेती आधारित या खेती पर आधारित जीविका, जीवन यापन, या अपन कह सकते हैं गुजारा, या फिर मैं कह सकता हूं जीवन निर्वाह। क्या कह सकता हूं बेटा, जीवन निर्वाह। अब अपन इसके एक एक टॉपिक्स की बात करेंगे। अब देखो खेती से
इसमें मेनली जो कवर किया गया वो किया गया इसमें लघु जो धंधे हैं, जिनको अपन कह सकते हैं छोटे रोजगार जो है खेती पर आधारित। खेती से दो प्रकार से जीवन यापन होता है, और अपना तो भारत जो है कृषि प्रधान देश आपको पता है। इसमें लगभग 58% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अब एग्रीकल्चर का मतलब सीधा सा वो मतलब ना खेत से जो फसल उग रही है उसको एग्रीकल्चर जोड़ दो। मैंने कहा कि मल्टीपर्पज, बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं इसके। फसल को उगाना, पौधों को मतलब फ्रूट्स को उगाना, सब्जियां उगाना, मसाले उगाना, पशुपालन करना, बकरी पालन करना, मुर्गी पालन करना, बतख पालन करना, वर्मी कल्चर करना, ये सारे मिक्स रूप से डेयरी फार्मिंग, और डेयरी से जो प्रोडक्ट्स है मावा आपके हो गया, ठीक है, पनीर हो गया, खोआ हो गया, ये सारी चीजें बनाना। उनसे और भी कोई प्रिजर्वेशन की चीजें हैं, बेकरी उद्योग में आ गए तो बेकरी के अंदर क्या अपन केक वगैरह बना रहे हैं, किण्वन करवा रहे हैं, ठीक है, अचार बेच रहे हैं, अपन प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, टमाटर सॉस बना रहे हैं, ये जो सारी चीजें, बियर बन रही है बाजरे उससे, जो का किण्वन हो रहा है, ठीक है, फर्मेंटेशन करके जो बियर फैक्ट्रियां चल रही है, इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं तो एग्रीकल्चर, जो ही नहीं होगा तो बियर कहां से बनेगी, अंगूर ही नहीं होगा तो वाइन कहां से बनेगी, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, खेती पर आधारित है। तो इन सारी चीजों को मिक्स रूप से करके अपन क्या कहते हैं कि लगभग 58% जनसंख्या भारत की एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अब वो दो रूप में हो सकती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर मैं प्रत्यक्ष की बात करूं बेटा कि प्रत्यक्ष रूप से जिसको डायरेक्ट खेती पर आधारित है, तो वो कौन है, अपने गांवों की जनसंख्या, गांवों में रहने वाली जनसंख्या। अब गांवों में जो रह रहे हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, लघु सीमांत किसान आते हैं, छोटे किसान आते हैं अपने जैसे छोटे किसान, ठीक है, जिनके किसी के 2 बीघा है, किसी के 5 बीघा है, 10 बीघा है, वो खुद के खाने का अनाज करते हैं, इतना उगा लेते हैं कि बेच के वो अपना गुजारा चल जाता है। ये जो गाय भैंस है उसके लिए वो आ जाता है उनके लिए चारा। अब इंडिविजुअल में क्या आएंगे, अप्रत्यक्ष रूप में बेटा, अप्रत्यक्ष रूप में जितने भी छोटे फैक्ट्रीज हैं, जो लघु सीमांत हाथ के धंधे हैं, मुरब्बा, कैंडी, सॉस, जैम, जेली, आंवला, मुरब्बा जो बनाते हैं ना, तेल बनाते हैं, कोई सौंदर्य प्रसाधन की चीजें वो बनाते हैं, वो आगे इंडिविजुअल में। अप्रत्यक्ष रूप से है तो वो भी कच्चा माल तो वहीं जा रहा है, कपास फैक्ट्रियां हैं, कपास उगेगी तभी तो रुई जाएगी वहां पे, तभी तो आगे काम चलेगा, पटसन है, ये सारी चीजें बेटा इसमें आती है। दूसरी आती है जैसे कोई मंडी उद्योग है, मंडी है, मंडी में कोई काम कर रहा है, ठीक है, सेलिंग का काम कर रहा है, तो उनका कमीशन है, वो क्या कर रहा है, किसान को और उसको व्यापारी को मिलवा रहा है, बीच का मीडिएटर का काम कर रहा है। अब इन मीडिएटर को समझना, मीडिएटर भी खेती पे आधारित है। मंडियां जो है, जो टैक्स भरते हैं जो सरकार, वो कहीं ना कहीं से एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड कर रही है। ये किसान है, इसने क्या किया, टमाटर उगाया, अभी टमाटर का भाव चल रहा है सपोज दैट 10 रुपए किलो, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे ये मंडी है और ये व्यापारी है, और ये क्या है, ठेले पे बेचने वाले लोग है। समझना, इस चेन को समझना, ये सिर्फ समझने का ही सब्जेक्ट है, लिखना आपको खुद के मन से, क्योंकि अपने दैनिक जीवन में सारी चीजें चल रही है, इसका मैटर कहीं पे भी नहीं है। और मैटर जिनको चाहिए तो मैं जो अपना फार्मर्स लव फैन पेज है, इंस्टाग्राम पे जाना, वीर विकास गुजर के नाम से, वहां पे आपको मिल जाएगा, या फार्मर्स लव सर्च कर लेना, अपने जो चैनल का लोगो है वही आएगा सेम। उस पे जो आईडी मैनेज कर रहा है उसकी आईडी पे आप मैसेज कर देना, ये पेज पे मैसेज कर देना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं उनको भेज दूंगा, ठीक है, या फिर अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगी आपको पीडीएफ इसकी। और मैं अभी पढ़ाऊंगा एक एक टॉपिक, अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये किसान था, किसान ने क्या किया, टमाटर पैदा किया, क्या किया, टमाटर, इसने इसको मंडी में बेचा, ये मंडी है, ये क्या है, मंडी है, इसको क्या मिले, पैसे मिले, ये क्या हो गया, इन पैसों से घर पे आया, अपने बच्चों के लिए, किसके लिए कपड़े ले आया, किसी की फीस जमा करा दी, किसी के लिए क्या कर दी, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट खेती पे निर्भर हो गया। अगर टमाटर मंडी में बिकता ही नहीं, ऐसा पाला पड़ गया, ऐसा कुछ भी कंडीशन हुई कि उसका टमाटर पैदा ही नहीं हुआ, तो ये प्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ, इफेक्ट हो रहा था। ये क्या है, डायरेक्ट उस खेती पर निर्भर है, छोटे जो किसान होते हैं। बड़ा किसान जो है उसके तो क्या है, और भी चीजें हैं, बैकअप रखता है, पर छोटा किसान है जो ना, जो सीमांत किसान जो होते हैं, अगर कई बार ऐसा होता है, चना बो रखा है, जो और कुछ खेती नहीं है, वर्षा आधारित चना है, ज्यादा बरसात आ गई है, सूखा पड़ गया, चना खत्म हो गया, तो उनकी स्थिति, मार्केट पूरा डाउन हो जाता है। देखा होगा ऐसे एरियाज है जहाँ पे आसपास में छोटे किसान है, वहां पे अगर फसल अच्छी हुई है, भाव अच्छा है, तो वहां का ऑल ओवर जो मार्केट है, कपड़े का मार्केट ले लो, चाहे से कोई लाख का मार्केट ले लो, चाहे चप्पल जूते का मार्केट ले लो, चाहे खाने पीने का मार्केट ले लो, वो सारा क्या करेगा, ग्रो करेगा। पर जब उस किसान की फसल ठीक नहीं हुई, सारे किसानों की ज्यादा बरसात आ गई, गड़ गया, कट गया, फट गया, तो क्या होएगा, इनडायरेक्ट रूप से मार्केट लो रहेगा, बाजार सुनसान रहेगा, वो उतनी रौनक नहीं रहेगी, चाहे वो त्योहार हो चाहे फिर नॉर्मल दिन हो, ठीक है, बिल्कुल सन्नाटा रहेगा। तो वो जो किसान है उसको जो पैसा मिल रही है तो हो गया, डायरेक्ट रूप से इफेक्ट हो गया खेती से, खेती पर आधारित जीवन यापन ही तो पढ़ रहे हैं, आजीविका, तो इसकी तो खेती से डायरेक्ट जीवन यापिका जो है
जीवन निर्वाह वो इफेक्ट हो रहा है। पर जो और इस मंडी के आसपास का बाजार था, ये किसान के घर के आसपास का बाजार था, वो भी इनडायरेक्ट रूप से इसकी फसल से जुड़ा हुआ है ना। ये खुशहाल रहेगा तो ही तो आगे चीजें बढ़ेगी। और किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश को अगर सही मायने में डेवलप करना है ना, तो उसकी सबसे पहली नींव है किसान। जिस देश के किसान खुश हैं, वो सेटिस्फाई हैं, उनको सही चीजें मिल रही है, उनकी मेहनत का रिटर्न मिल रहा है ना, तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आप कितना भी मॉडर्नाइजेशन ला दो देश में, कितनी भी नई तकनीकी ला दो, कितनी भी नई पॉलिसीज बना दो, अगर उस देश का किसान, उस देश की माटी अगर वो खुशहाल नहीं है, तो किसी भी स्थिति में कितनी भी पॉलिसीज लगा दो, कितनी भी सब्सिडीज दे दो, उस देश का रियल विकास नहीं हो सकता। उसका सही में ग्रोथ हो ही नहीं सकती, उसमें खुशहाली हो ही नहीं सकती, डेवलप हो ही नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं वो खोखला रह जाएगा। हो सकता है आपने डॉक्यूमेंट्स में, सोशल मीडिया पे आपने ग्रोथ दिखा दी हो, जीडीपी दिखा दी हो, पर कहीं ना कहीं वो बहुत ही अंदर खोखला और कमजोर रहता है। और ये बात कही थी, बहुत बार आपने देखा भी होगा, किसी भी देश का विकास के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है किसान और खेती। जिस दिन किसान और खेती संपन्न हो जाएगी, ऑटोमेटिक देश ग्रो करने लग जाएगा। ऑटोमेटिक हर सेक्टर, आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सारा कंप्लीट मैं कर रहा हूं, ऑल ओवर ग्रो करने लग जाएगा। तो खेती इतनी महत्वपूर्ण चीज है। अब यहां से समझना, इस छोटी सी चेन से, किसान था, मंडी में आया, ये चीजें हो गई, इसको अच्छा रिटर्न मिला, आसपास का जो बाजार था अच्छा रिटर्न मिला, तो ये बच्चों की टाइम पे फीस दी, तो स्कूल वाले सही से चल रहे हैं, कपड़े वपड़े दिलाए, छोटी दुकान वाले हैं, गांव वाले, उनको भी फायदा हुआ। ये इनडायरेक्ट रूप से इस पे हो गए। अब जो मंडी के अंदर जो व्यापारी आया, वो डायरेक्ट किसान से संपर्क नहीं कर सकता, तो बीच में अपना मीडिएटर होता है। मंडी में दुकानें होती है ना, अर्थ की दुकानें जिनको बोलते हैं अपन, है ना, कमीशन की दुकानें जिनको अपन बोलते हैं, सब्जी भंडार, फल भंडार, ये क्या करते हैं, अपने से माल ले लिया, इधर से इसको बेच देते हैं, और कुछ परसेंट, 1%, 2% इससे लेते हैं, और कुछ परसेंट किसान से लेते हैं। और मंडी में इनकी दुकान है, तो ये भी रोजगार के लिए बैठे, कमाने के लिए, तो ये भी कमाते हैं। कई बार ऐसा होता है, किसान 6 महीने की मेहनत करके, 6 महीने की मेहनत करके उस फसल में 2 लाख नहीं बचाता, और ये जो बीच का आदमी होता है ना, वो 6 घंटे के अंदर 2 लाख बचा ले जाता है बड़े बड़े सौदे के अंदर। तो वो इंडिविजुअल रूप, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से वो क्या है, वो भी खेती पर आधारित है। किसान के माल ही पैदा नहीं हुआ, फसल ही अच्छी नहीं हुई, सीजन ही अच्छा नहीं हो, तो मंडी में माल ही नहीं आएगा। माल ही नहीं आएगा तो व्यापारी क्या करेंगे, आढ़ती क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, मक्खी मारेंगे, ठीक है। तो फिर भी वो क्या करते हैं, किसान का शोषण करते हैं। उनको पता है कि इस आदमी की वजह से ही, इसकी मेहनत की वजह से ही वो नहीं जाता। ये जो बीच का आदमी, वो प्यारी, ये जो है ना, ये कभी भी रात को खेत में वो नहीं जाते, इनके खेत ही नहीं है, ऑनेस्टली बोलो तो। पर इनमें क्या है, कौशल है, इनमें क्या है, स्किल है। किस काम की स्किल है, कम्युनिकेशन का स्किल है, मैनेजमेंट का स्किल है, एक दूसरे को सेट करने का स्किल है, डील करवाने का स्किल है, और उस स्किल से कमा के खा रहे हैं ये। अपने सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक है ना आगे, वो स्किल्स वाला है, कौशल। एक तो होता है मेहनत कर रहा है, एक कर रहा है उसमें बुद्धि है, उस चीज को लेके, हाथ की कौशल अपन कहते हैं ना, हाथ का धंधा है, हाथ की कला है, तो वो उसके हाथ की कला है कि वो मंडी में बैठा है, माल को इधर से इधर करने में बीच में 10,000 कमा रहा है, दिन के 20,000 कमा रहा है। वो खेत में नहीं गया, वो फंवारे नहीं लगाया, उसने पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया, उसने बीज नहीं लाया, उसने कैरेट में नहीं डाला, बस वो किसान से खरीदे कि इधर दे रहा है। तो अपन कहिए ये तो फ्री का खा रहा है, नहीं, उसमें स्किल्स है इसलिए वो खा रहा है। और ये चेन अपने को जरूरी है, हाँ, पर कुछ भी चीज अगर लिमिट से ऊपर जाती है, अति सभी क्या होती है, हानिकारक होती है। अगर वो बीच का आदमी भी अति कर रहा है, तो वो किसान के लिए भी नुकसानदायक है, उसके लिए भी नुकसानदायक है, और पूरे व्यापार मंडल के लिए नुकसानदायक। ठीक है, बीच के आदमी ने क्या किया, बड़ा जो व्यापारी था उसको माल दिया, बड़े व्यापारी ने क्या किया, यहाँ पे बिका ये 5 रुपए किलो, इसने इसको दिया 6 रुपए किलो। इसने, अब ये जो आपके गली मार्केट में ठेले वाले आते हैं, छोटे सब्जी वाले आते हैं, ये ऐसे लोग हैं, सुबह 2,000 की केस के अंदर, 2,000 के अंदर केस की सब्जी खरीद के लाते हैं नगद के अंदर, उसको लाके अपने ठेले पे जमाते हैं, शाम तक उस 2,000 के ये बनाते हैं 2,500, 3,000, 2,800 रुपए अपने प्रॉफिट के हिसाब से। ठीक है, फिर वो जो 700-800 रुपए बच रहे हैं, इससे इनका जीवन यापन होता है, ये जो छोटे ठेले वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा किस पे निर्भर हो गए, खेती पे निर्भर हो गए। और यही तो अपना इस पूरी सब्जेक्ट में कंप्लीट यही चीज है बेटा, कंप्लीट यही चीज है। छोटे धंधे, बड़े धंधे, खेती पर आधारित दूसरे धंधे जिनमें कच्चा माल जाएगा, वो खेती आधारित प्रणालियां कौन सी है, मुर्गी पालन, बतख पालन, यही है पूरे टॉपिक सभी क्लियर करेंगे, ये चीज समझ लो आप। तो ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट हो गए ना, ये भी, ये इस आदमी की वजह से, इस किसान की वजह से, यहां तक की सारी चेन इफेक्ट होती है। किसान डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट होते हैं। अब यहाँ से सब्जी लेने वाले, रूम पे रहने वाले, और जो आसपास की कॉलोनीज है वो भी इफेक्ट हो रही है, वो इफेक्ट हो रही है, तो उनके बच्चे, उनकी दिनचर्या सारी कुछ इफेक्ट हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखो, लिखा हुआ मैटर बहुत पड़ा है, और मैं और भेज दूंगा, सुबह पेपर है, डरना नहीं है।
जितना आए ना उतना लिख के आना, और इसमें प्रश्न कैसे आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। पहले अपन सबसे पहला जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। क्या है टॉपिक बेटा? स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट्स, इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपुल इन इंडिया। समझना एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है। अब ये टॉपिक मैंने करवा रखा है, क्लास के एंड में दूंगा, एक 50 मिनट की क्लास है बेटा, उसको देख लेना। उसमें से मैं ये कह रहा हूं 50 मिनट में पहला टॉपिक पढ़ाया था मैंने, पर आपके कल के पेपर में तीन प्रश्न ऐसे कैसे हैं उसमें से एक क्लास में पहले टॉपिक में जो मैंने पढ़ाया था, क्योंकि मैंने पढ़ाया पहला टॉपिक था पर कवर लगभग मैंने 8-9 टॉपिक कर दिए थे उसमें। मतलब जो मेन चीज है कि बच्चा लिख सके इस तरीके से समझाया, रटने वाला कोई सीन नहीं, क्योंकि अपन खुद किसानों के बच्चे हैं। और अपन, मैं जो पहन रहा हूं, मैं खड़ा हूं, आप जो देख रहे हो ये फोन कहां से आया? ऐसा तो है नहीं पापा का कहीं मोबाइल की दुकान थी आपको लाके दे दिया उठा के। सारा कुछ खेती की बदौलत ही। अच्छी मूंगफली हुई होगी, अच्छे तरबूज होंगे, अच्छे गेहूं होंगे, तो पापा के पास पैसे थे, उन्होंने आपको फोन दिलाया। कहीं ना कहीं इसमें भी उसी का रोल है, एग्रीकल्चर का ही, अपनी खेती का ही। तो आप सारे बच्चे समझते हुए ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अपना। हाँ, अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट। भारत में कृषि का क्या स्तर है और अलग अलग राज्यों में क्या स्तर है, ये देखना है। और उसके अलावा अपने को इसमें देखा हुआ है इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपुल। इनकम ऑफ फार्मर्स, किसानों की क्या आय, किसानों की आय, और क्या है एंड रूरल पीपुल इन इंडिया, ग्रामीण जिनको अपन बोलते हैं ना, ग्रामीण लोगों की आय। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ग्रामीण लोगों की आय। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर नियरली 58%। 58% जो पॉपुलेशन है अपनी, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसमें सम्मिलित है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है अपना जीवन यापन करने के लिए। 58% पॉपुलेशन। ठीक है, एक तो ये फोन करने वाले, हाँ ठीक है। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ फॉर नियर 58% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। और इसके अंदर देखो एक चीज है, जनसंख्या तो 58% के लगभग इस पे डिपेंड है, पर एग्रीकल्चर जो अपनी जीडीपी के अंदर है वो कितना है? 18 से 20%। कितना है? 18 से 20% सम्मिलित है। ये चीजें पॉइंट बना बना के आपको लिखनी है। अब मैं किसानों की आय के बारे में इसमें बात करूंगा, पर अभी अपने के पास दिक्कतें क्या क्या आ रही है, चुनौतियां क्या क्या आ रही है। देखो, पहले जैसे एक ज्वाइंट फैमिली थी, आपके दादाजी थे, उनके 50 बीघा जमीन थी। कितनी? 50 बीघा जमीन थी, अच्छी खासी खेती होती थी उसमें। सारे भाई क्या करते थे? सरसों भी करते थे, गेहूं भी करते थे, तो खाने के लिए आटा वगैरह घर की जो चीजें थी, चारा आरा सारी पूर्ति वहां से होती थी। दादाजी के हो गए 3 बेटे, आपके पापा, और 50 3 में बट गई। 3 में आपके पापा के भी 2 हो गए, आपकी शादी हुई, आप भी अलग अलग हो गए। तो क्या आपके खेत इतने थे बचेंगे? आपने मकान बना लिया और एक भैंस पाल रखी है, खुद के खाने का भी आप सही से नहीं कर सकते। या फिर इतनी जमीन हो गई तो आपको पानी की दिक्कत आने लग गई, आपने इतने बोरिंग करवा दिए और इतना केमिकल डाल दिए ज्यादा उत्पादन के लिए, कहीं ना कहीं सोइल हेल्थ खराब हो गई, तो प्रोडक्शन उतना नहीं मिल रहा है, सारी चीजें इफेक्ट हो गई। मैं मतलब कह रहा हूं जो कृषि में वर्तमान में जो चुनौतियां हैं अपने सामने, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो उनमें सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं वो क्या है? अपना कृषि जो खेतीगत जो जमीन है उसका कम होना। क्या है बेटा? खेतीगत जो जमीन है उसका कम होना। देखो इसमें है, द सेक्टर हैज बीन characterized by challenges such a low productivity। एक तो क्या हुआ? such a low productivity। such a low productivity का मतलब बेटा, एक तो सही में क्या हुआ? उत्पादन कम होने लग गया, कम उत्पादन। ये क्या बता रहा हूं मैं, कृषि के लिए या कृषि पर आधारित जो लोग है ना, उनके लिए क्या क्या चुनौतियां आ रही है। एक तो क्या? उत्पादन में कमी हो गई। दूसरा बेटा उपजाऊता कम हो गई। एक तो उत्पादन कम हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक तो क्या है? उर्वरता कम हो गई, भूमि की उर्वरता कम हो गई, फर्टिलिटी कम हो गई, सोइल की प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी हमने पढ़ा था, ये अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, मतलब जो जमीन रखने की जो थी ना वो कम हो गई। मैंने बताया अभी इतने लोग हो गए तो उनके जमीन हिस्से में ही कम आ रही है, कम हो गई जमीन। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं लैंड होल्डिंग कैपेसिटी, जमीन जोत का आकार छोटा होना, इसको बोलते हैं जोत का, कृषि जोत का आकार घट गया। पहले 50 बीघा में खेती कर रहा था, उसी दादाजी का परिवार अब 1-1 2-2 बीघा में खेती कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कृषि जोत का आकार घट गया। ये भी क्या है अपने लिए? पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ रही है, पर क्या हो रहा है? अपना जो एग्रीकल्चर लैंड है वो घट रही है। वो क्यों घट रही है? छोटे छोटे खंडों में बट गई, छोटे छोटे खंडों में बट गई, इसलिए घट रही है। और
आपने सुना होगा एकता में शक्ति होती है। जब एक जगह थी तो ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा था, इसकी फर्टिलिटी भी सही थी, प्रोडक्टिविटी भी सही आ रही थी, सारी चीजों की पूर्ति हो रही थी। पर जब लोग ज्यादा हुए तो इसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया, ये मेरी ये तेरी। अब ये छोटे छोटे खेत हो गए, छोटे छोटे उनमें मकान हो गए, अब जगह ही नहीं बची खेती के लिए। तो ये भी एक भारी चुनौती है कि पॉपुलेशन रेगुलर बढ़ रही है और जमीन रेगुलर घट रही है, पानी रेगुलर घट रहा है, सोइल फर्टिलिटी रेगुलर घट रही है, प्रोडक्टिविटी घट रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो ये क्या है, एक चुनौती है अपने लिए। क्या है, चुनौती है बेटा। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। क्लाइमेट और मार्केट, इसमें तीन चीजें प्रभावित कर रही हैं। ये हेडिंग में देख लेना, ये किसानों की आय के बारे में मैं बात करूंगा। अब आपके पहले टॉपिक में से एक तो क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि कृषि के अंदर भविष्य में आने वाली या भारतीय कृषि में भविष्य में आने वाली चुनौतियां क्या क्या है अपने लिए, क्या क्या चैलेंजेस हैं, सच चैलेंजेस जिसका अपने को सामना करना है। तो सबसे पहले अपन उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, फिर अपन अलग अलग स्टेट्स की बात करेंगे। भारत की लगभग 58% आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। हालांकि इसके महत्व के बावजूद कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 18 से 20% ही योगदान दे रही है। इस क्षेत्र को कम उत्पादकता, खंडित भूमि का मतलब खंडों में बट गई, सेगमेंट्स में वो बट गई, एक जगह नहीं रही है। कृषि भारत के जोत अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, अपर्याप्त बुनियादी ढांचों का मतलब है छोटी जमीन बची है तो उनके पास इतने साधन भी नहीं है, इतना ना उनका मन करता। वो ये सोचते हैं यार इसमें इतनी सी खेती करेंगे, इससे अच्छा अपन फैक्ट्री जाएंगे, 10,000 रुपए आएंगे, मोल का आटा ले लेंगे, मोल की सब्जी ले लेंगे। सब्जी उगाने पे वो विश्वास नहीं कर रहे हैं आज के लोग, खेती करने पे। किसी के अगर चलो ठीक है खंडों में बट गई, मैं मान रहा हूं, और वो बट गई टाइम के अनुसार, जो चीजें भी हो गई। फिर भी आप देखना, जैसे आप दादाजी थे, दादाजी के 3 बेटे हुए, तीनों बेटे जो आपके पापा हो रहे हैं उनके आप 2-2 भाई हैं या किसी के 3 हैं, उनमें से कौन सा खेती कर रहा है? चाहे वो 11,000 में किसी की नौकरी कर रहे होंगे, पर वो जो बची हुई जमीन है ना, 1 बीघा 2 बीघा, छोटी जो भी लघु सीमांत किसान बचे ना, वो भी नहीं कर रहे। ट्रेडिशनल जो करता आ रहा है, जिसके पास कोई साधन ही नहीं है, वो कर रहा है बस। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बुनियादी ढांचा ही नहीं है। मंडी में माल जा रहा है, अभी टमाटर इतनी मुश्किल से पैदा कर रहा है इतनी ठंड में, और भी चीजें इतनी मुश्किल से पैदा कर रहा है, 2 रुपए किलो में क्या बच रहा है उसके? कुछ भी नहीं बच रहा, कुछ भी नहीं बच रहा। जेब से कहां से लगाएगा? उसका तो प्राइमरी जो इनकम सोर्स है वही खेती है, और उस प्राइमरी सोर्स में ही वो जेब से अगर पैसा घुसाएगा तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? और अपन पढ़ ही रहे हैं कि खेती से अपने को सर्वाइव करवाना है लोगों को। ठीक है, तो पहला अपने को पहले टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा कि भारत के लिए या अपने देश के लिए वर्तमान में और भविष्य के लिए क्या चुनौतियां। तो उसमें आप हेडिंग लगाओ, पहला तो लिखना कृषि भूमि की कमी, कृषि भूमि की कमी। इसमें आप हेडिंग लगा के फिर अंदर लिख सकते हो कि जो कृषि जोत का जो आकार है वो धीरे धीरे घट रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसा करके। दूसरा आप लिख सकते हो मृदा उर्वरता में कमी, मृदा उर्वरता में कमी। उसके बाद में बेटा आप लिख सकते हो उत्पादकता में कमी। इसके लिए बहुत सारे रीजंस मैटर करते हैं, उत्पादकता के लिए बहुत सारे माइनर चीजें मिलके, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जब घट रही है ना तो बहुत सारी चीजें, इसमें क्लाइमेट भी आता है। उत्पादकता की कमी या उत्पादकता में कमी। अब मैं हेडिंग बता रहा हूं, इनमें आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बेटा जलवायु भेद्यता, क्लाइमेट, जलवायु, इसको कह सकते हैं असंतुलित। जिस टाइम बरसात आनी उस टाइम बरसात नहीं आ रही है ना, जिस टाइम फसल कट रही है बरसात की जरूरत ही नहीं उस टाइम बरसात आ रही है, सर्दी पड़ने के टाइम सर्दी पड़ी नहीं रही, किसान ने मटर लगा दिए, सर्दी पड़ी नहीं, 10 दिन वो जमीन में रह के उगे नहीं, नुकसान हो गया। ठीक है, और फिर लेट लगाए तो सर्दी इतनी पड़ गई कि वो वैसे खत्म हो गए। ये सब चीजें क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसमें मनुष्य और अपने यूज के लिए जो प्राइमरी सोर्सेस थे, अपने संसाधन थे, उनका हमने अति दोहन किया, इस वजह से ये दिक्कतें आ रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, प्रकृति क्या हो रही है? असंतुलित हो रही है, अपनी जलवायु असंतुलित हो गई बेटा। इसमें और लिख सकते हैं बाजार में उतार चढ़ाव, बाजार में उतार चढ़ाव, ये सब चीजें क्या है? अपनी चुनौतियां हैं भारतीय कृषि के लिए, भारतीय कृषि के लिए चुनौतियां। अब अपन बात करते हैं डिफरेंट स्टेट्स की। तो ये मैंने पहले टॉपिक में बहुत अच्छे से करवाया कि गेहूं मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। फिर दालों की अगर बात करें पल्सेस की, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। फिर बात करें अगर गन्ना की, शुगर केन की, तो शुगर केन फेमस है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का। बात करें फल व सब्जियां, तो फल व सब्जियां व बागवानी, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल्स एंड जो स्पाइसेस है, उसके लिए बेटा है सबसे महत्वपूर्ण है एमएच, महाराष्ट्र, एपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा है इसके लिए। ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स इन एग्रीकल्चर। उसके बाद में अगर बात करूं बेटा कृषि में प्रमुख चुनौतियां, तो इसमें
खंडित भूमि जो 86% से अधिक भारतीय किसानों के पास केवल 2 हेक्टेयर भूमि है। 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है लगभग 100 में से 86 किसानों के पास। ठीक है, जिससे खेतों का आकार बहुत घट गया है। पानी की कमी हो रही है। इसमें वो जो रीजंस मैंने बताया ना, उसमें आप ये भी लिख सकते हो पानी की कमी। इसमें ये हो गया खेतों के आकार में कमी, खेतों का आकार घट रहा है। इसमें लिखना लगभग 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम खेत बचे हैं। पानी की कमी लिख सकते हो इसमें, कमी पानी की कमी हो गई। उसके बाद में बेटा आगे देखो, कम उत्पादकता मैंने लिखवा दिया, जलवायु परिवर्तन मैंने लिखवा दिया। आगे देखते हैं, पंजाब, भारत के अंदर अन्न के भंडार के नाम से जाना जाता है पंजाब, अन्न का भंडार पंजाब, क्योंकि पंजाब में क्या होता है, सबसे ज्यादा गेहूं और चावल होता है। गेहूं और चावल में अग्रणी राज्य है पंजाब। राज्य की कृषि अत्यधिक यंत्रीकृत और किसानों को मुख्य रूप से नहरों के माध्यम से, पंजाब में क्या है, हाई टेक्निकल है। वहां पे स्प्रे करने के लिए पडलिंग मशीनें, मतलब अपने से ज्यादा वहां पे क्या है, यंत्र है, मैकेनिक मशीनें हैं। आगे देखते हैं क्या क्या चुनौतियां पंजाब के लिए। गिरता जल स्तर, मिट्टी के लिए स्वास्थ्य, ये सारा पढ़ाया हुआ है और आपको पता है। हर जगह एक दो चीज लिखनी है, ये चीजें लिखनी है, यही चीजें लिखनी है। किसी भी स्टेट के लिए अगर आपको पूछे कि कृषि की चुनौतियां क्या है वर्तमान की, तो ये आपको लिखनी है बेटा। आगे बात करते हैं अपन, चावल, बागवानी फसलें, ये सारा करवाया हुआ है। आप वो क्लास के एंड में आपको दूंगा, तो वहां से आप देख लेना उसको बेटा। उसके बाद में अपन मेन टॉपिक की बात करते हैं, किसानों की औसत आय। किसानों की औसत आय, भारत में कृषक परिवार की औसत मासिक आय लगभग 10,218 रुपए है। 10,218 रुपए, 10,218 रुपए महीना एक औसत किसान की भारत के अंदर। अब मेरे को ये बताओ, एक किसान के 2 बच्चे हैं, बीवी है, खुद है, 5 लोग है, एक माँ और बाप, 7 लोगों को 10,000 में महीने में सर्वाइव कर सकता है क्या? हम रूम पे रहते हैं अकेले, अकेलों का खर्चा हो जाता है 16-17 हजार। 10,000 में वो 5 लोगों का परिवार पेट कैसे पाल सकता है, वो भी सारा दिन मेहनत करके? तो ये जीडीपी में यहीं से कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। जबकि इस खेती पर निर्भर कितने लोग हैं, डायरेक्ट हैं 58, तो इनडायरेक्ट बात करूं ना तो मैं बहुत ज्यादा लोग इस पे निर्भर है, लगभग लोग इसी पे निर्भर है। फिर भी इसकी जीडीपी क्यों नहीं जा रही? क्योंकि जो भारत का जो किसान है उसकी औसत जो महीने की आय है ना, वो कितनी है, 10,218 रुपए। देखो इसके आगे देखते बेटा, ये 2018 के अंदर एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, जो मैं बता रहा हूं ये मेरे मन से नहीं बता रहा, 10,218 रुपए, ये एक सर्वे के अनुसार है। इसके आगे देखते हैं, इसमें मजदूरी, इसमें कौन कौन से आ गए 10,000 वाले में? मजदूरी करने वाले, जो डेली मजदूरी करते हैं और डेली अपना घर चलाते हैं, वो आगे इसमें मजदूरी वाले आ गए। खेती, पशुधन, गैर कृषि व्यावसायिक गतिविधियां, मजदूरी है ना, पशुपालन, इसमें कोई डेयरी वगैरह। एक और आता है इसमें गैर कृषि गतिविधियां। गैर कृषि गतिविधियों से समझना, ये प्रश्न आया ना वहां पे, तो इसमें क्या आएगा, जो कृषि के अलावा, जैसे छोटा किसान था, जमीन के खंड हो गए, अब वो क्या कर रहा है, हो सकता है वो मेहनत कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, मजदूरी में हो सकता है वो ठेला लगा रहा हो सकता है वो कारीगर हो, चिनाई करता है ना, हो सकता है वो क्या बेलदारी कर रहा हो। बेलदारी का मतलब समझते हो? बेलदारी का मतलब समझते हो क्या है बाबू? बेलदारी का मतलब समझते हो क्या? तुम्हारे जो कारीगर आता है चिनाई करने, मजदूरी, उसको क्या बोलते हो, लेबर, है ना। बेलदारी लेबर, या कोई बोझा ढोने वाला कूली, ये सब क्या हो गए, ये गैर कृषि गतिविधियां हो गई, इनमें कृषि का कोई संबंध नहीं आ रहा है वो कृषि परिवार से, पर कर क्या रहा है, गैर कृषि गतिविधियां कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास चुनौतियां क्या थी, ये सारी चुनौतियां थी, इस वजह से उसने दूसरा धंधा चूज करना सही समझा बेटा। आगे बात करते हैं, इसमें मजदूरी, खेती, पशुधन और गैर कृषि व्यवसायिक गतिविधियों से आय शामिल है। क्षेत्रीय विविधता है, पंजाब में सबसे ज्यादा किसानों की आय है। पंजाब की जो किसान है ना, उनकी जो औसत आय है वो 18,000 रुपए महीना है। कितनी है? 18,000 रुपए पर माह के हिसाब से है, सबसे अधिक यही है। और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ के किसानों की औसत आय लगभग सबसे कम है, 7,000 से 9,000 के बीच में, 7,000 से 9,000 के बीच में है सबसे कम। सबसे ज्यादा देखो एवरेज जो आई है, एक फार्मर की जो मंथली इनकम है एवरेज, वो कितनी है, 10,218 रुपए पर मंथ।
ठीक है, छोटे किसान जिसमें क्या आ रहा है, खेती करने वाला, मजदूरी करने वाला, पशुपालन करने वाला, ठेला लगाने वाला, ये सारे आ रहे हैं। उसके अलावा मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा मासिक आय जो है किसानों की वो पंजाब के किसानों की, और सबसे जो कम है बेटा वो है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ के किसानों की औसत आय सबसे कम है। आगे देखते हैं आय के स्रोत। खेती के अतिरिक्त अनेक ग्रामीण परिवार मजदूरी पर निर्भर हैं, प्रेषण और जीवित रहने के लिए अन्य गैर कृषि गतिविधियां करते हैं। वो गैर कृषि गतिविधियों में वही आता है, कोई किसी की चिनाई करने जा रहा है, कोई किसी के मजदूरी करने जा रहा है, कोई किसी के लेबर के रूप में जा रहा है, कोई किसी के फिटिंग करने जा रहा है, कोई किसी के नींव खोदने जा रहा है, खाड़ी खोदने जा रहा है, कोई किसी का पाइप लगाने जा रहा है। वो क्या हो गई, गैर कृषि गतिविधियां हो गई। उनसे भी वो क्या करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जो रूरल पीपुल है, जो गांव के छोटे सीमांत है, उन लोगों की यहाँ पे बात हो रही है। ग्रामीण रोजगार और आय वितरण। भारत की लगभग 70% ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वो तो ऑल ओवर हो गई। अगर मैं बात करूं ग्रामीण की, बेटा ग्रामीण की, तो भारत की लगभग ग्रामीण में 70% से अधिक जनसंख्या, 70% से, गांव में अगर 100 लोग रह रहे हैं ना, तो उनमें से गारंटी के साथ 70 से ज्यादा लोग क्या है, कृषि पे आधारित है, खेती पर आधारित। उनका सुबह उठने से लेकर सोने तक, और जो खर्चा हो रहा है, बेटी का ब्याह करना है, बेटे की फीस भरनी है, गाड़ी लानी है, उसके भात भरना है, वो सारी चीजें कंपलसरी जो चीजें वो किस पे, कहीं ना कहीं खेती पर है, डायरेक्ट। ये क्या है, प्रत्यक्ष रूप से उस पर निर्भर है बेटा। आगे देखते हैं इसमें, भारत की लगभग 70% आबादी ग्रामीण आबादी अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ग्रामीण आय कई स्रोतों से आती है, मुख्यतः खेती और पशुपालन से आती है। ग्रामीण जो आय आती है वो मुख्यतः किससे आती है, या तो खेती से, या दूध बेचते हैं। दूध डेयरी में नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है वो घी बेच रहे हो सकता है वो दही बेच रहे हो सकता है वो कहीं छाछ सप्लाई कर रहे हो, पर मुख्यतः जो है वो क्या है, खेती और पशुपालन है बेटा। ग्रामीण श्रम बाजार, निर्माण, परिवहन जैसी गतिविधियां, कोई बस चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, जो छोटे लोग हैं वो, ठीक है। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय मन, इसके बारे में आपको प्रश्न आएगा बेटा, मनरेगा का। मनरेगा का आपके एक प्रश्न आएगा, छोटे प्रश्नों में याद रख लेना। इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 100 दिनों का प्रदान करता है, ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देता है, ग्रामीण आय स्थिरता में सुधार करता है। ये आपका पहला टॉपिक खत्म हो गया। सेकंड टॉपिक है आपका आजीविका की परिभाषा। आजीविका, या जिसको बोलते हो आप LIVE, क्या बोलते हो, LIVELIHWD, लाइवलीहुड। लाइवलीहुड क्या बोलते हो, लाइवलीहुड या आजीविका या जीवन निर्वाह। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो जीवन निर्वाह क्या होता है, ये डेफिनेशन आएगी आपको, ये प्रश्न आएगा बेटा आपके, क्या आएगा, आजीविका। आजीविका, ये प्रश्न आपके कंफर्म आने वाला है, ठीक है। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, तो लाइवलीहुड को ही आजीविका बोलते हैं, राइट। अब इसको क्या कहते हैं, आजीविका का मतलब है सुबह उठने से सोने के बीच में जितनी प्रोसेस हो रही है उसके लिए क्या क्या क्रियाकलाप कर रहा है, उसमें खेती है, उसी को आजीविका कहते हैं बेटा। देखो, एक आजीविका उन संसाधनों को संदर्भित करती है, एक आजीविका उन संसाधनों को, उन सोर्सेज को, उनको मेंशन करती है जिनके माध्यम से एक व्यक्ति या एक घर का जीव उत्पादन चलता है। इसमें संसाधन सम्मिलित है, जैसे कि ये मैंने पहले टॉपिक में अच्छे से पढ़ा रखा है, वहां से देख लेना, फिर भी मैं समझा रहा हूं। आजीविका क्या होती है, देखो समझो इसको। आजीविका उन संसाधनों को या उन साधनों को, आजीविका उन साधनों के बारे में बताती है जिससे एक परिवार या एक आदमी, एक व्यक्ति, एक आदमी, ठीक है। एक आजीविका उन संसाधनों को संदर्भित करती है जिनके माध्यम से एक व्यक्ति या एक घर का जीवों का प्रजन होता है या इसका घर चलता है, जो भी साधन है उनसे। और इन साधनों में दो चीज आती है, पहली तो मैंने बताया खेती, खेती में क्या आ गया, पशुपालन। इसके अलावा क्या आती है, गैर कृषि विधियां, गैर कृषि जो विधियां है वो आती है। उनमें क्या क्या आता है बेटा, जैसे कि कौशल ज्ञान, कौशल को बोलते हैं स्किल्स, ज्ञान को बोलते हैं नॉलेज, ज्ञान को क्या बोलते हैं, नॉलेज। जैसे कौशल ज्ञान और संपत्ति, क्या आता है, संपत्ति। अब इस चीज को समझना, एक परिवार को चलाने के लिए हो सकता है एक आदमी गाय भैंस पाल रहा हो सकता है वो खेती कर रहा हो, तो ये तो डायरेक्ट पशुपालन हो गया। हो सकता है वो क्या कर रहा हो, पंचर निकालने की दुकान है उसके,
क्या है, पंचर निकालने की दुकान है, तो पंचर निकाल रहा है, तो ये क्या है, कौशल है, स्किल्स है उसमें पंचर निकालने की। ठीक है, हो सकता है वो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, तो उसमें क्या नॉलेज है, प्रॉपर्टी को लेके नॉलेज है। हो सकता है उसके पास एक बस है, उसने रेंट पे दे रखी है, और बस सुबह से शाम चलती है, वो किराया देती है, तो वो उसकी क्या हो गई, संपत्ति हो गई बेटा। तो ये तीनों माध्यम हो सकते हैं किसके लिए, आजीविका के लिए। और आजीविका क्या कहते हैं, एक परिवार को चलाने के लिए जो साधन होते हैं, जिससे उस परिवार को रोटी मिलती है, उसको सुख सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी क्या कहलाती है, आजीविका कहलाती है। हमारी आजीविका क्या है, हमारी आजीविका है बेटा क्या, खेती है। हो सकता है किसी की आजीविका और कुछ हो, पंचर की दुकान हो सकता है किसी की आजीविका तेल की घानी हो सकता है किसी के और कुछ कल कारखाना हो। ठीक है, वो उसकी आजीविका के साधन हो गए वो। तो आजीविका में खेती, कौशल, कौशल का मतलब स्किल्स, नॉलेज और क्या, संपत्ति आती है बेटा। आगे बात करते हैं इसमें। आजीविका, लोग आय अर्जित करने के लिए अपने जीवन का समर्थन करने वाले संसाधनों का प्राप्त करने का कार्य करते हैं, और क्षमताओं या संपत्तियों को इसको छोड़ो, आजीविका की धारणा देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवलीहुड, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवलीहुड अपन चेक करते हैं, इसमें क्या दिया है, आजीविका की अवधारणा आय सर्जन से परे है, और इस पर निम्नलिखित बातें केंद्रित रहती है। जिस तरह से लोग आवश्यक रूप से सुरक्षित करते हैं कि उनकी अधिक समग्र समझ जीवन, जैसे कि भोजन पानी आदि शिक्षा तक पहुंचे, जैसे कि लोग, इसमें क्या होता है, लिवलीहुड, लाइवलीहुड कॉन्सेप्ट क्या है, आजीविका कॉन्सेप्ट क्या है, कि लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास जो साधन है उनका हम सही से यूटिलाइज करें, या इन साधनों के माध्यम से हम अच्छे से अच्छा जीवन जिए। अच्छे से अच्छा जीवन जीने में हो गया खाना, हम अच्छा खाना खाएं, अच्छा कपड़ा पहने, और अच्छे संसाधन यूज करें। संसाधन यूज करने में हो गया आपके, नॉर्मली गर्मियां हैं तो मैं कूलर यूज कर सकता हूँ, नॉर्मली गर्मियां हैं तो मैं क्या, फ्रिज यूज कर सकता हूँ, सर्दियां हैं तो मैं हीटर यूज कर सकता हूँ, गर्म पानी के लिए मैं गीजर यूज कर सकता हूँ। ये क्या है, ये क्या है, थोड़ा अच्छे लेवल का जीना है। बच्चों को पढ़ाना है तो मैं अच्छे स्कूल कॉलेज में भेज सकता हूँ, फीस भर सकता हूँ, ट्यूशन लगवा सकता हूँ। ये सब चीजें कर रहा है, और किसके माध्यम से, इन साधनों के माध्यम से। वही क्या हो गया, उसकी आजीविका हो गई। और उनको एक अपन कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवलीहुड, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवलीहुड यही है कि अपने जीवन को, अपने परिवार को उन सारी चीजों के हाई लेवल तक लेके जाना, किसके माध्यम से, हो सकता है वो अपने खेती और पशुपालन, या हो सकता है अपनी स्किल्स, हो सकता है अपना ज्ञान, या हो सकता है अपनी संपत्ति, संपत्ति के माध्यम से भी वो ले जा सकता है। आगे बात करते हैं बेटा, आजीविका की अवधारणा के बारे में बात कर रहे हैं अपन। जैसे भोजन पानी आश्रय कपड़े शिक्षा, भोजन रोटी आ गई मैंने बता दिया, अच्छा खाना, आश्रय अच्छा घर, कपड़ा अच्छा कपड़ा, अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा सुविधा, ये सारी इसमें आती है। स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, इसमें सामाजिक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आयाम भी सम्मिलित है। उसका सामाजिक व्यवहार भी अच्छा, वो चाहता है मेरे पास जो चीजें हैं, मेरा बिजनेस, इसको मैं बढ़ा के समाज में प्रतिष्ठा भी कमाऊं, जो सामाजिक मेरा है उसको भी मैं बढ़ाऊं। इसमें क्या क्या, संपत्ति, संपत्ति किसे कहते हैं, देखो मूर्त या अमूर्त संसाधन, संपत्ति किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आएगी आपकी संपत्ति। तो संपत्ति देख लो, जीव या अजीव, कह सकते हैं जीवित या मृत। देखो संपत्ति, सुनना ध्यान से, लिखेंगे नहीं अपन, सुनेंगे सिर्फ। मृत और अमृत संसाधन जिन तक व्यक्ति या परिवार की पहुंच होती है, इसमें भूमि, जमीन है, वो संपत्ति में आ गई। पशुधन, दो भैंस बन रही है, वो भी मेरी संपत्ति है। नकदी, कौशल, सामाजिक नेटवर्क और शिक्षा सम्मिलित हो सकता है। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, एमएससी कर रखा है, वो डिग्री मेरे लिए क्या है, एक तरीके से मेरी संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है। मैं उसको जब चाहूं, जैसे चाहूं, जिस तरीके से मैं ज्यादा बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, जिस तरीके से मेरी आजीविका चल रही है, वैसे मैं उसको क्या यूज कर सकता हूं। आगे देखते हैं, इसके बाद में है गतिविधियां। क्या है गतिविधियां, क्या क्या वो गतिविधियां कर सकता है, वो संपत्ति के बाद में है। विशिष्ट कार्य जो व्यक्ति अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है, उसको गतिविधियां कहते हैं। गतिविधि किसे कहते हैं, वह विशिष्ट कार्य जो व्यक्ति अपने परिवार की जरूरतों का पूरा करने के लिए कहता है, वह गतिविधि होती है। आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, आपके पापा आपकी और आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, ईंट के भट्टे पे जा रहे हैं, वो क्या है, एक तरीके से गतिविधि है, उसी को गतिविधि कहेंगे। दोबारा डेफिनेशन सुन लो बेटा, ये आएगी आपके एग्जाम में। गतिविधि विशिष्ट कार्य, एक स्पेशल कार्य, विशिष्ट कार्य जो व्यक्ति या परिवार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है, वो गतिविधि कहलाती है। जैसे कि खेती करना, व्यापार करना, मजदूरी करना, या उद्योग धंधा करना, या खुद का बिजनेस करना गतिविधि में आता है। फिर आता है कैपेसिटी, क्षमताएं।
क्षमताएं देखो, व्यक्ति या परिवार की अपनी संपत्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग करके आय उत्पन्न करना और अपनी आजीविका सुरक्षित करने को क्षमता कहते हैं। इसमें ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य और सेवाओं तक पहुंचना सम्मिलित होता है। समझना लाइन को, क्षमताएं किसे कहते हैं? व्यक्ति या परिवार की अपनी संपत्ति का प्रभावी रूप से ढंग पे, क्षमताएं कहते हैं कि मेरे में कितनी कैपेसिटी है। मेरे पास 10 बीघा जमीन है, मेरे पापा के पास एक दुकान है, मेरे पापा के पास एक ट्रैक्टर है, उनका मैं बेस्ट से बेस्ट यूज करके कैसे मेरी आजीविका को बेस्ट से बेस्ट कर सकता हूँ, मेरे घर वालों को अच्छा पैसा कमा के दे सकता हूँ, उनकी सारी चीजों की पूर्ति कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं क्षमताएं। क्या अपन कहते नहीं है कि ये गुदड़ी का लाल है, इसमें मेरे को क्या संभावनाएं दिख रही, इसमें क्षमता है, ये पूरे परिवार की स्थिति बदल देगा। तो वो क्षमता क्या होती है? उसके पास जो संपत्ति थी उसी को सही तरीके से यूटिलाइज करके, कहीं बाहर से चोरी करके नहीं लाना होता। इसका मतलब जो संपत्ति थी, इससे पहले संपत्ति की मैंने डेफिनेशन बताई, ऐसी मृत या अमृत चीजें जो उनके परिवार की पहुंच तक होती है, उनका अधिकार होता है, वो संपत्ति होती है। संपत्ति में भूमि आ जाती है, नगदी आ जाती है, कोई धंधा आ जाता है, कोई गाय भैंस आ जाती है, कोई शिक्षा आ जाती है, वो क्या आती है? संपत्ति में आती है बेटा, गतिविधि में आ जाती है। उस संपत्ति के ऊपर कोई स्पेशल कार्य वो कर रहा है अपने परिवार का जीवन निर्वाह करने के लिए, वो आ जाती है गतिविधि के अंदर। उसके बाद में आती है क्षमताएं, उस संपत्ति का सही यूटिलाइज करके वो कितना कैपेबल हो सकता है, उसको अपन कैपेसिटी या क्षमताएं कहते हैं। उसके बाद में बेटा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका पैटर्न, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन करने की क्या चक्कर है, क्या पैटर्न है, उसके बारे में समझते हैं। फिर रूरल एरियाज में पढ़ रहे हैं अपन अभी। अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दो होते हैं, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र बेटा अभी पढ़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषता प्राकृतिक संसाधनों और कृषि गतिविधियों पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेचुरल सोर्सेज जो हैं, नेचुरल सोर्सेज क्या हो गए? पानी, प्रकाश, भूमि, ये हो गए। और प्राकृतिक संसाधनों और कृषि गतिविधियां खेती आधारित कामों पर निर्भर है। ग्रामीणों की जो जनसंख्या है लगभग इसी पे निर्भर है। आगे देखते हैं बेटा, पहलू ग्रामीण ये देखो, ग्रामीण आजीविका, शहरी आजीविका, प्राथमिक गतिविधियां कृषि, मछली पकड़ना। ग्रामीणों के लिए प्राइमरी क्या है? मछली पकड़ रहा है कोई आदमी, पास में पौंड है वहां से, ठीक है, मछली पकड़ना, कृषि करना, वानिकी करना, कारीगरी का काम करना, खुदरा व्यापार करना, छोटे धंधे करना, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक निर्भरता पर औद्योगिक स्थिरता लाना, मौसमी खेती करना, बरसात आधारित खेती करना। ये क्या है? ग्रामीणों की जीवन यापन की पैटर्न है। अब आपके पास प्रश्न आता है कि एक रूरल एरिया में ग्रामीणों का जीवन यापन क्या है? रूरल एरिया के अंदर लाइवलीहुड सिस्टम को समझाइए। तो वहां के ग्रामीण एरिया में आपके घर वाले क्या करते हैं, वो चीजें लिखनी है। छोटे स्तर पे खेती करते हैं, हो सकता है मछली पकड़ रहा हो, मछली पालन कर रहा हो सकता है वो कारीगर हो सकता है मजदूरी कर रहा हो सकता है कोई हाथ का छोटा हस्तशिल्प धंधा रोजगार वो कर रहा हो। ये सारी चीजें किसमें आएगी? ग्रामीणों की प्राथमिक जीवन यापिका के साधनों में आएगी बेटा। उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन खेती के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले खेती, एग्रीकल्चर, कृषि, फार्मिंग। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती प्रमुख आजीविका गतिविधि है। इस लाइन को अंग्रेजी में कहूंगा तो क्या हो जाएगी? मेनली ये ही एक सेकंड, हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं क्लास में हूं, करता हूँ। हाँ क्लास में हूं मैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन कृषि। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती प्रमुख आजीविका गतिविधियां जहां परिवार चावल, गेहूं, मक्का, कपास और गन्ना जैसी नकदी फसलें उगाता है और अपना जीवन यापन करता है। उसके बाद में देखो पशुपालन। ये मैं क्या बता रहा हूँ, रूरल एरियाज में लाइवलीहुड पैटर्न जो है उसके बारे में बात करते हैं। क्या क्या प्राइमरी सोर्सेज हैं कि वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन का मतलब होता है बेटा अपने परिवार का पालन करना, सरवाइव करवाना उसको किसी एक काम को करके। और जो काम कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? गतिविधि। कोई स्पेशल गतिविधि कर रहा है, उस काम को लेके, उस काम के लिए जो खेती को यूज कर रहा है, जमीन को यूज कर रहा है, वो क्या है? संपत्ति है। उस संपत्ति को लेके वो जितनी आय कमा सकता है, अपने परिवार को अच्छे स्तर पे ले जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? क्षमताएं कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? क्षमताएं कहते हैं। अभी अपन कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं तो पशुपालन के बारे में। पशुपालन, कई ग्रामीण परिवार मवेशी, भेड़, बकरी और मुर्गी पालन करके अपनी आय में वृद्धि करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। आगे मत्स्य पालन और वानिकी। मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं? मछली पालन, फिस्सीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री।
तटीय और वन वाले क्षेत्रों में मछली पकड़ना, वन आधारित गतिविधियां करना आजीविका के मुख्य विकल्प है। जैसे उत्तराखंड आप जाओगे या ऐसी कई जगह जाओगे जहाँ पे आसपास जंगल है, नदियां हैं, झरने हैं, तो वो क्या करेंगे, या तो मछलियां बेचेंगे या वनों से कुछ बीन के लाएंगे या कुछ ऐसे औषधि वाले पौधे लेके आएंगे या पत्ते लेके आएंगे, कुछ ना कुछ फल फ्रूट बेच के अपना जीवन यापन करेंगे बेटा वो। जैसे कि लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, औषधीय पौधे और शहद, जंगल के पास है तो हो सकता है वो शहद ले आए, लकड़ी बीन के बाजार में बेच दे वो। तो छोटी छोटी चीजें हैं भाई, लिवलीहुड का सिस्टम ही यही है, जीवन यापन करना। क्या? जीवन यापन। और जीवन यापन करने के लिए ग्रामीण वाला क्या क्या चीजें यूज कर सकता है, वो सारी चीजें आ रही है इसमें बेटा। आगे देखते हैं। जलीय कृषि, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन का कार्य व्यवहारिक आजीविका के रूप में काम करता है। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ में मछली पालन को बहुत हाई लेवल पे करते हैं, उनके लिए तो पहला साधन ही पश्चिम बंगाल, जिस साइड मछली ज्यादा खाते हैं उस साइड की बात हो रही है। आगे बात करते हैं गैर ग्रामीण गैर कृषि रोजगार, जो कृषि से संबंधित नहीं है, जिनको अपन क्या कहते हैं, गैर कृषि रोजगार। देखो चीजें ये पीडीएफ में भेज दूंगा, खुद की पीडीएफ अपनी, पर इतना टाइम नहीं था कि मैं चीजें टाइपिंग करवा के सारी चीजें करता, इसलिए मैं देख के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि टॉपिक वाइज आपको सारी हेडिंग में बता के प्रश्न भी यहाँ से बताऊंगा मैं क्या आएगा। गैर कृषि रोजगार में आएगा बेटा कारीगरी गतिविधियां, जिसमें आएगा शिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, हथकरघा उत्पाद आदि। आकस्मिक श्रम में आएगा कई ग्रामीण परिवार परिवहन और छोटे पैमाने पे विनिर्माण की आकस्मिक मजदूरों में काम करते हैं। कोई नया मकान बन रहा है वहां पे मजदूरी कर रहे हैं, कोई उसके पास छोटा मोटा टेम्पो है जिससे वो सामान आमान डाल रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन एग्रीकल्चर। नॉन एग्रीकल्चर आपके वो हो गई गतिविधियां। इसके बाद में देखते हैं बेटा ग्रामीण उद्यम, छोटी दुकानें, मिलिंग इकाइयां, मरम्मत सेवाएं आदि खोल रखा है शहरी क्षेत्रों में। ये तो हो गए ग्रामीण क्षेत्रों में। अब मैंने जो चीजें बताई यहाँ से बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन या जीविका के लिए प्राथमिक प्राथमिक उद्योगों या प्राथमिक आप कह सकते हो रास्ते या प्राथमिक स्रोतों को बताइए। प्राथमिक स्रोतों में आप क्या क्या बताओगे, मैंने बताया खेती, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी। इनके अंदर आपको हेडिंग्स बता रहा हूं मैं, इनके अंदर आपको लिखना है वानिकी। उसके बाद में लिखोगे गैर कृषि, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, गैर कृषि नॉन एग्रीकल्चर। इसमें लिखोगे आप शिल्प उद्योग, हाथ से कुछ बना रहा है, मजदूरी, कारीगरी, हाथ का कुछ स्किल है जैसे कि मिट्टी के बर्तन बना रहा है, शहद संग्रहण, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी बेटा। फिर आता है ये सेम क्वेश्चन कि ग्रामीण की जगह शहरी आ गया आपके पास, शहरी क्षेत्रों में, या इसमें अंतर भी पूछ सकता है ग्रामीण और शहरी में। ठीक है, बहुत इजी पेपर आएगा, मैं कह रहा हूँ ध्यान से इस क्लास को सुन के जाओ यार। अभी तक क्लास देख रहे हो तो इसको शेयर कर दो, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर देना। मैं सोच रहा हूँ मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, अब मेरे को नहीं पता हो रही है कि नहीं हो रही, पर कर देना। वाह, कर दोगे आप ऐसे तो अच्छे बच्चे हो। आगे देखते हैं शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में क्या क्या है, उद्योग और विनिर्माण सबसे महत्वपूर्ण है। उद्योग एक तो फैक्ट्रीज, और एक क्या है, बिल्डिंगे बिल्डिंगे बनती रहती है शहरों में, तो उसमें जो काम करते हैं विनिर्माण जिसको बोलते हैं बेटा। शहरी कार्यालय कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा है विनिर्माण इकाइयां, कपड़ा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य औद्योगिकों में कार्यरत। रिक्को क्षेत्र जो आ गया वो सारा सिटी में आ गया, रिक्को जिसको बोलते हैं ना, रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया इसमें आ गया। सेवा क्षेत्र हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां हो गई, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कानून प्रवक्ता और नगर पालिका सेवाओं के अंदर कई सरकारी नौकरियां हैं जो कई परिवारों के लिए एक आजीविका का स्थिर स्रोत है, स्थिर स्रोत है, परमानेंट स्रोत है। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की योजनाएं, महात्मा गांधी, ये देखना इनके बारे में पहुंच सकता है क्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, मनरेगा जैसे कार्यक्रम ग्रामीण परिवार को सालाना एक निश्चित संख्या में दिनों के लिए गारंटी रोजगार देते हैं। जैसे 365 दिन में से 100 दिन दे रहा है मनरेगा, वैसे जिससे आय सर्जन का एक विकल्प सुनिश्चित होता है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क, बिजली और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार आधारित कुछ योजनाएं हैं जिनसे उनको लाभ मिलता है। स्वरोजगार उद्यमिता, स्वरोजगार का मतलब होता है खुद का रोजगार करना, धंधा करना। उसमें क्या क्या, लघु और मध्यम रोजगार, ऑनलाइन और गिग इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म वगैरह ऑनलाइन कुछ ऐसा आप कमा रहे हो। ठीक है, चैप्टर 3 की बात करते हैं, कृषि आजीविका प्रणाली, LS जिसको बोलते हैं, LAS। इसमें अर्थ दृष्टिकोण देखेंगे, ALS, इसको क्या बोलते हैं, ALS बोलते हैं, ALS क्या बोलते हैं बेटा, ALS कृषि आजीविका प्रणाली। इसमें देखते हैं कौन कौन सी हैं,
इसमें आता है क्या क्या चीजें, कृषि आजीविका प्रणाली में विभिन्न प्रकार की कृषि गतिविधियां और रणनीतियां शामिल है जो परिवारों और समुदाय द्वारा अपनी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए नियोजित की जाती है। इसमें आजीविका, जरूरत, परिवार, उद्देश्य और क्या है, प्रणालियां, कृषि, ये शब्द घूमेंगे बस। इनका अर्थ मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप लिख सको, समझ गए। प्रश्न को 2 बार पढ़ना, कहना क्या चाह रहा है हिंदी इंग्लिश में, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कृषि आजीविका प्रणाली एएलएस में विभिन्न कृषि आधारित गतिविधियां, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी गतिविधियां और रणनीतियां सम्मिलित है जो परिवारों और समुदायों द्वारा अपनी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए, अपनी रोजी रोटी को सुरक्षित करने के लिए नियोजित की जाती है। इसमें खेती की गतिविधियां, आय विधिकरण रणनीतियां, बाजारों तक पहुंच, इनपुट, सहायक सेवाएं आदि सम्मिलित है जो अपने भरण पोषण के लिए कृषि पर निर्भर करती है। इसके मुख्य घटक हैं कृषि जीविका प्रणाली के घटक, लिखो कृषि जीविका प्रणाली के घटक, इनको मैं समझा दूंगा हेडिंग सेडिंग। कृषि आजीविका प्रणाली क्या होती है, अपनी रोजमर्रा को उचित बनाने के लिए। इसके क्या पढ़ रहे हैं अपन, घटक, कंपोनेंट्स, एएलएस, इसको शॉर्ट में एएलएस बोलते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड, ठीक है। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है देखो, जल्दी जल्दी देखते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, बेटा क्या है, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। इनका हिंदी और अंग्रेजी में जिनको नोट्स चाहिए ना, वो उस पेज पे मैसेज कर देना, ये मैं टेलीग्राम का दूंगा एंड में, तो वहां पे आ जाना आप। प्राकृतिक संसाधनों में वही चीजें मैं शुरू से बता रहा हूं, क्या, जल, माटी, हवा, धूप, लाइट, प्रकाश, वो सारे आ गए प्राकृतिक संसाधनों में। मानव संसाधन सेकंड है, मानव संसाधन। मानव संसाधन का मतलब जो मनुष्य ने बनाए हैं, मनुष्य ने क्या क्या बनाया, जो आर्टिफिशियल रूप से बनाए हैं वो, कोई पंचर की दुकान हो गई, कोई हाथ का धंधा हो गया, कोई रिक्को फैक्ट्री हो गई, कोई बेरिंग फैक्ट्री हो गई, कोई पाइप फैक्ट्री हो गई, वो क्या हो गया, जीवन यापन करने के लिए मानव संसाधन हो गए, जो फैक्ट्रीज वगैरह जिनमें अपन काम करते हैं वो चीजें हो गई, कोई कंपनी हो गई, ठीक है। फिर आता है वित्तीय संसाधन। वित्तीय संसाधन मतलब बैंक वगैरह, वित्त का मतलब क्या होता है, मनी, ठीक है। उसके बाद में बेटा सामाजिक और सहायता संसाधन। सामाजिक संसाधनों में क्या आता है, सामाजिक संस्थागत, सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी है, कोई एनजीओ चल रहा है, कोई सरकारी स्कूल है, कोई सरकारी कॉलेज है, वो चीजें आती है, ठीक है। उसके बाद में भौतिक अवसंरचना, बाजार और व्यापार, बाजार व व्यापार, ये सब क्या पढ़ रहे हैं अपन, कृषि आधारित जो प्रणालियां हैं उसके कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। ये चीजें इसको इफेक्ट करती है कि एक आदमी खेती से कैसा अपना सारा दिन अपना परिवार चला रहा है, उसको क्या क्या इफेक्ट करेंगे, उसके क्या क्या घटक है। प्राकृतिक संसाधन उसको इफेक्ट करेंगे, मानव संसाधन में मंडी वगैरह आ गई, मंडी आदमी के द्वारा ही तो बनाई हुई है, या एक चैनल है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसको कृषि आजीविका का मतलब अगर समझ गए ना, तो प्रणाली भी आप समझ जाओगे और इसके घटक आप समझ जाओगे। विनिमय मतलब उसको लोन कौन दे रहा है, कितने % पे दे रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। सामाजिक का मतलब उसका समाज में क्या स्तर है, वो कौन सी चीजें उगा सकता है, किस स्तर पे वो चीजें काम कर सकता है। बाजार में क्या मांग है, व्यापारी उसको कितना दे रहा है, ये सारे इसके कंपोनेंट्स है बेटा। अब देखते हैं कृषि आजीविका प्रणालियों के दृष्टिकोण। स्थायी होता है एक तो, और एक होता है अस्थायी, ठीक है, स्थायी और अस्थायी। इसके बाद में है ये मैंने समझा ही दिया, खेती की प्रणालियों की परिभाषा और खेती आधारित आजीविका प्रणाली, भारत में प्रचलित खेती प्रजातियां। अब खेती की प्रणालियां अपने को समझनी है, इसमें मुख्य चीजें हैं कृषि जलवायु मिट्टियां, एक तो आपके जो सस्य जलवायु खंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, कृषि जलवायु खंड, कृषि जलवायु खंड, इनमें से 2 प्रश्न आएंगे, ये पढ़ लेना आप, ठीक है, जो एग्रोनॉमी में मैंने पढ़ा रखे हैं। हेलो भाई, मैं क्लास में हूं, करता हूं, समझ में नहीं आ, कोई बात नहीं। कृषि प्रणालियों की परिभाषा, कृषि प्रणालियां क्या होती है देखो, कृषि प्रणालियों को मिट्टी, पौधे, जानवर, औजार, बिजली, श्रम, पूंजी व अन्य इनपुट के द्वारा एक जटिल परस्पर संबंधित मैट्रिक्स के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कृषि प्रणाली में सारी चीजें आ रही है ना। इसके मुख्य तत्व क्या क्या है, कृषि जलवायु परिस्थिति में मिट्टी, जलवायु और स्थलाकृति आ गया। जैव कारकों में क्या आएंगे, जैव कारकों में फसलें, पशुधन और पेड़, ये क्या आएंगे, जैव कारकों में आएंगे, ठीक है।
फसलें आ गई। आर्थिक कारकों में आएंगे बाजार, श्रम, पहुंच, परिवार का आकार और उद्देश्य। उद्देश्य क्या है उस खेती के पीछे? उसको नॉर्मल अपना जीवन यापन करना है, थोड़ा स्टैंडर्ड करना उस हिसाब से। आगे देखते हैं इसमें आजीविका प्रणाली को कई आयामों पर विचार करती है, जैसे प्राकृतिक पूंजी। ये प्रश्न है, एक और मैं लिख देता हूं बेटा। आजीविका प्रणालियां किन किन पर निर्भर करती है? आजीविका प्रणाली क्या होता है वो तो मैंने बता ही दिया। आजीविका क्या होती है? शुरू से मैं बोल बोल के गला सूख गया कि आजीविका क्या है, लाइवलीहुड क्या है। जीवन यापन करना, किसी भी संसाधन पे, किसी भी चीज पे निर्भर होकर उसको यूज करके, वही आजीविका कहलाती है बेटा। इसमें क्या क्या है? इस प्राकृतिक पूंजी, प्राकृतिक पूंजी फिर वही नेचुरल संपत्ति। क्या क्या आ गई बेटा इसमें? भूमि आ गया, जल आ गया, जैव विविधता आ गई, भूमि, जल, जैव विविधता, ये सारी चीजें आ गई। भौतिक पूंजी में आ गया बुनियादी ढांचा। मानव पूंजी में आ गया कौशल और शिक्षा। कौशल, कौशल को बोलते हो स्किल, स्किल्स। ये क्या आ गया? मानव पूंजी है एक तरीके से। सामाजिक पूंजी में आ गया संबंध और नेटवर्क, रिलेशंस। और वित्तीय पूंजी में आ गया आय, ऋण, ये सब चीजें आ गई। ठीक है, आय, ऋण, ये सब आ गई। आगे चलते इसमें मिश्रित कृषि प्रणालियां। मिश्रित कृषि प्रणाली का मतलब है फसल पशुधन, लिव स्टॉक और खेती दोनों। फसल और पशुधन, फसल पशुधन प्रणाली, इसको क्या कहेंगे अपन? इसका क्या नाम है? फसल पशुधन प्रणाली को क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि प्रणाली। मतलब मिश्रित कृषि प्रणाली, मिक्स्ड फार्मिंग जिसको कह सकते हैं अपन। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होएगा? क्रॉप और एनिमल दोनों अपन उगाएंगे, खेती भी करेंगे और छोटे मोटे पशु भी रखेंगे, उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फार्मिंग प्रणाली बोलेंगे अपन। ठीक है, आगे देखते हैं मिश्र फसल पशुधन प्रणाली। भारत के कई हिस्सों में छोटे और सीमांत किसान है जो फसल, खेती और पशुपालन के संयोजन पर निर्भर है। खेती और पशुपालन, मैंने बताया ना कि सुबह सुबह खेत में काम करती है मम्मी, शाम को भैंसों का काम करती है, डेयरी में दूध देते हैं, बच्चों के लिए दूध पानी की व्यवस्था हो जाती है और काम चल रहा है। तो वो क्या हो गया? मिश्रित कृषि प्रणाली हो गया, जिसमें क्या आता है? पहला ही फसल पशुधन प्रणाली, दूसरा है कृषि वानिकी प्रणाली। एक तो हो गया देखो फसल पशुधन, मतलब मैं कह सकता हूं खेती प्लस पशुधन। दूसरी हो गई बेटा इसी में, पहली और दूसरी, दूसरी हो गई इसमें कृषि वानिकी, कृषि प्लस वानिकी। मतलब एग्रीकल्चर भी कर रहा है और कुछ कुछ वो वानिकी वाले पेड़ भी लगा रहा है, सागवान लगा लिया, टिक लगा लिया, ऐसा कुछ उसने पौधे लगा लिए जिनसे। ये प्रणालियां पेड़ों को फसलों और पशुधन के साथ एकीकृत करती है। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के किसान कृषि वानिकी का अभ्यास करते हैं, जहां पे फलों को पेड़ों, आम, नारियल, केला और चावल जैसी सब्जियों के साथ जोड़ा जाता है। मेरे खेत है उसके चारों तरफ नींबू के पेड़ लगे हुए हैं बाढ़ पे, और एक खेत है उसमें है ना 20 पेड़ हमारे आंवले के लगे हुए हैं, करौंदे के लगे हुए हैं। तो वो क्या हो गया? कृषि प्लस वानिकी हो गया, कृषि प्लस वानिकी हो गया। मेरे घर पे 2 बीघा जमीन है और 2 भैंसे हैं, 1 बकरी है, वो क्या हो गया? फसल पशुधन प्रणाली हो गया। क्या हो गया? फसल पशुधन। और पढ़ क्या रहे हैं? मिश्रित कृषि प्रणालियां पढ़ रहे हैं अपन, मिक्स्ड फार्मिंग प्रणालियां अपन पढ़ रहे हैं मेरे बेटा। आगे देखते हैं फल और सब्जी की खेती, मसाला आधारित प्रणालियां, पशु आधारित में देखो डेयरी खेती, पशु आधारित प्रणालियां। प्रश्न आएगा पशु पर आधारित जीवन यापन की प्रणालियां बताइए, पशुपालन पे आधारित। तो पशुपालन पे नॉर्मल दिमाग लगाना, पहली हो गई डेयरी खेती, मत्स्य खेती, समुद्री मत्स्य, फिर आता है एकीकृत कृषि प्रणालियां। एकीकृत कृषि प्रणालियों में बहुत सारी चीजें हैं। फिर है 5वां टॉपिक आपका पारंपरिक आधुनिक कृषि प्रणालियों के प्रकार। उसमें पहला यह आपका स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित झूमिंग जिसको बोलते हो ना, स्थानांतरित खेती, काटना और जलाना, इसको क्या बोलते हैं? काटना और जलाना, स्थानांतरित। ये छोटे प्रश्नों में आएंगे, स्थानांतरित खेती, काटना और जलाना, समझ गए होंगे। ये कोई जंगल है, यहाँ पे गए पेड़ों को काट दिया, जो बचा कचरा आग लगा दी, राख हुई, उसको समतल किया, यहाँ पे खेती कर ली। 2 साल यहाँ खेती गई, फिर उठ के चले गए 100 किलोमीटर दूसरे जंगल में, काटा, फिर वही जलाया, फिर खेती की, फिर दूसरी जगह चले गए, काटा, जलाया, खेती की। इसको क्या बोलते हैं? स्थानांतरित खेती कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्थानांतरित खेती कहते हैं। किसान जंगल के एक हिस्से को साफ करता है, वनस्पति को जलाता है, पोषक तत्वों से भरपूर राख पर फसल उगाता है। कुछ वर्षों के बाद मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और खेत खाली हो जाता है, फिर वो इस प्रक्रिया को एक नए जमीन के हिस्से पे दोहराता है। इसी को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसके नुकसान क्या है? वनों की कटाई हो रही है,
बायोडायवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, बढ़ती जनसंख्या के दबाव में अस्थिरता, बढ़ती जनसंख्या के दबाव में अस्थिरता आ रही है, इसके नुकसान हो गए। ये कहाँ पे की जाती है मुख्यतः? अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका व कुछ उष्ण कटिबंधीय जो ट्रॉपिकल जो एरिड जो एरिया है उनमें की जाती है। दूसरी है बेटा निर्वाह खेती। पहला कौन सी बड़ी? स्थानांतरित खेती। उसके बाद में पढ़ते हैं निर्वाह खेती। निर्वाह का मतलब होता है क्या? कोई कहे क्या चल रहा है भाई, टाइम पास हो रहा है, जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जीवन निर्वाह मतलब सिर्फ जीने के लिए जो खेती करी जाती है। इसमें देखो खेती की एक प्रणाली जहां फसलें मुख्य रूप से बिक्री के बजाय व्यक्तिगत रूप में यूज की जाती है। समझना इसको, फसलें लगा रहे हो, 5 बोरी गेहूं की, ये 5 बोरी को बेचोगे नहीं, उनको घर पे खा लोगे, उसको बोलते हैं निर्वाह खेती। थोड़े से टमाटर लगा रहे हैं, सब्जी बना ली, उसको कहते हैं निर्वाह खेती। ठीक है, निर्वाह हो रहा है, कट रहा है, दिन कट रहे हैं, बस दिन काटने के लिए खेती हो रही है, खुद के काम के लिए हो रही है, ना कि बेच के पैसा कमाने के लिए हो रही है बेटा। दोबारा देख लो, निर्वाह खेती, खेती की वह प्रणाली जहां फसलें मुख्य रूप से बिक्री की बजाय व्यक्तिगत रूप के लिए यूज की जाती है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल यूज, फैमिली यूज के लिए उगाई जाती है। यह श्रम प्रधान है, मजदूरी करता है घर की खुद, अक्सर पारिवारिक श्रम पर निर्भर करता है और कुदाल और हल जैसे पारंपरिक उपकरणों का उपयोग करके करते हैं। इसका लाभ क्या है? कम इनपुट और लागत में न्यूनतम पर्यावरणीय गिरावट, कम लागत इसमें करनी पड़ती है, कम जमीन की जरूरत पड़ती है और अपनी जरूरतें भी पूरी हो जाती है निर्वाह खेती के अंदर। इसमें पशुपालन, खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश ये छोड़ो इसको, बकरी पालन, मवेशी भेड़ या बकरी रख सकता है, मौसम के हिसाब से उनको पालन कर सकता है। फिर आता है मिश्रित खेती। क्या आता है बेटा? एक तो आता है मिश्रित फसल, एक आता है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती एक ऐसी प्रणाली जो फसल की खेती को पशुपालन के साथ जोड़ती है। बताया मैंने, ये मिश्रित खेती क्या? फसल और पशुपालन दोनों को एक साथ जोड़ती है। एनिमल और आपकी फार्मिंग, लिव स्टॉक और फार्मिंग को एक जगह जोड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती एक ऐसी प्रणाली जो फसल को या खेती को पशुपालन के साथ जोड़ती है। किसान अपने पशुओं को खिलाने के लिए फसल उगाते हैं और पशुओं से दूध, मांस, अंडा जैसे उत्पाद बेचते और यूज करते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? फसल पशुधन प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल पशुधन प्रणाली कहते हैं। उसके बाद में इसके लाभ और नुकसान। इसके लाभ है कि आय में विविधता लाता है, पशु के खाद के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है, कई आय धाराओं के जोखिम को कम करता है, रिस्क को कम करता है। भाई खेती नहीं हुई तो पशु से तो दूध का तो पैसा आएगा, पशु का दूध नहीं बिका तो ठीक है, खेती से तो आएगा, गोबर जा रहा है उधर, है ना? तो ऐसे करके ये करता है। हाँ विकास। हाँ, अरे मैं वो क्या है वो वंश और अरे, अरे भाई वो बात नहीं है, मैं क्या वो बड़ी वाली क्लास ले रहा था, एक ही पूरे टॉपिक की तो क्लास ही चल रही है, लास्ट के 10-20 मिनट बच्चे हैं, मैं आपको फोन करता फ्री होके। हाँ क्लास में इसलिए नहीं उठाया। हाँ वापस कॉल बैक करूंगा मैं। और वो मैंने पूछ लिया था उसका ट्रीटमेंट, अभी मैं बताता हूँ, है ना? ठीक है। बात करते हैं मिश्रित खेती की। तो मिश्रित खेती में मैंने बताया कि जो फसल को और पशुपालन को एक जगह जोड़ती है और आय के जो जोखिम है उनको कम करती है, रिस्क को, कि यार खेती नहीं हुई तो पशुधन से हो जाएगा, क्योंकि गोबर तो उधर जा रहा है खाद के रूप में, और पशुधन से नहीं हुआ तो गोबर तो जा ही रहा था, खेती से कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्थिरता ये लाती है। छोटे स्तर पे अपन एक फार्मर के, एक ग्रामीण रूरल परिवेश का जो है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है, ग्रामीण जो जीवन है, उसको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देती है बेटा। आगे बात करते हैं, इसके लाभ और नुकसान आपको पता ही है। फिर आती है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग क्या होती है? मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, पानी के संरक्षण के लिए जो सिड्डी नुमा खेती करते हैं उसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। इसके लाभ और हानियां आपको बतानी है। तो इसके लाभ है बेटा, पहाड़ी इलाकों में इसका उपयोग करते हैं, इससे पानी का संरक्षण होता है और सोइल इरोजन कम होता है। क्लियर? और इसका नुकसान क्या है? टेरेस बनाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, श्रम की जरूरत होती है। उसके बाद में है वर्षा आधारित खेती, रेनफेड फार्मिंग, वर्षा आधारित खेती, वर्षा पर आधारित खेती। वह खेती जो पानी के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर करती है, जिसमें बहुत कम या कोई सिंचाई नहीं होती, उसको वर्षा आधारित खेती कहते हैं। इसका लाभ क्या है? इसकी सिंचाई के बुनियादी ढांचे न्यूनतम लागत होती है, वर्षा पैटर्न है, अनुकूल स्थानीय फसलों में किस्मों को बढ़ावा देता है। नुकसान क्या है? अगर मौसम परिवर्तन हो जाए, सूखा रह जाए और वर्षा कम ज्यादा हो जाए तो फिर बिगड़ जाएगी बात। जैसे चने वगैरह की फसल नहीं करते क्या? सरसों चना देखा होगा आपने, चने की लोग बाग खेत में लगा के आ जाते हैं और फिर बरसात से वो होता है काटने ही जाते हैं। तो जिस टाइम टू टाइम बरसात होती रहती है उसकी क्रिटिकल स्टेज पे तो अच्छी प्रोडक्शन मिलता है, कई बार ये डूब भी जाती है। वैसे भारतीय कृषि को तो क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं।
क्या कहते हैं बेटा? भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। आगे देखो, आधुनिक कृषि प्रणालियां, इसमें है मोनोकल्चर, एक विशाल क्षेत्र या बड़े पैमाने पर एक ही फसल उगाने की प्रथा मोनोकल्चर कहलाती है। मोनोकल्चर का सीधा सा उदाहरण मैं बताऊं, जैसे हमने अभी 15 बीघा में मटर लगा रखे हैं, 15 बीघा खेत के अंदर मटर लगा रखे हैं, 15 बीघा पक्का मतलब 30 बीघा हो गई, 30 बीघा में मटर लगा रहे हैं। अगर भाव अच्छा रहा, नॉर्मल भाव भी रहा, 25 से 30 अभी चलने वाले हैं, तो आराम से वो अच्छा खासा गेम कर देंगे, है ना। अच्छा खासा गेम का मतलब वो आराम से, मतलब अच्छे डिजिट में एक पर डे की आराम से 25 से 30 हजार रुपए इनकम वो देके जाएंगे, है ना। और अगर ये इसको मोनोकल्चर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मोनोकल्चर। क्या? एक ही खेती को बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, वो मोनोकल्चर। और ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? आधुनिक मॉडिफाइड कृषि प्रणालियां, ठीक है। इसमें पहला है मोनोकल्चर, एक विशाल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक ही फसल उगाने की प्रथा। इसका लाभ क्या है? प्रबंधन को सरल बनाता है, मशीनरी का कुशल उपयोग करता है, उच्च मांग वाली फसलों के लिए अधिकतम लाभ मिलता है। तो जैसे मटर का भाव सही रह गया, मैंने वो चीज कही बिना पढ़ी बताया मैंने कि मोनोकल्चर में अगर भाव सही रह गया, बाजार मांग ठीक रहेगी, तो बड़ा मुनाफा देके जाएगा, 25-30 लाख के हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके नुकसान क्या है? मिट्टी के पोषक तत्वों को नष्ट करता है, कीट और बीमारियां सारी एक साथ आ सकती है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जैसे कि मक्का, सोयाबीन ब्राजील में लगाते हैं, है ना। पंजाब में बड़े क्षेत्र पे धान लगा दिया एक साथ, जितनी दूर नजर जा रही है, तो वो क्या हो गया? मोनोकल्चर हो गया। उसके बाद में है कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी, पहले पढ़ा स्थानांतर खेती, निर्वाह खेती, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी देखो, कृषि और वानिकी दोनों को सम्मिलित रूप से, फार्मिंग, कुछ क्रॉप भी उगा रहे हैं और कुछ उसमें आपके जो फॉरेस्ट क्रॉप्स हैं वो भी अपन यूज कर रहे हैं। कृषि वानिकी देखो क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एग्रो फॉरेस्ट्री। कृषि वानिकी एक प्रणाली है जो भूमि के उपयोग में सुधार और उत्पादन में विविधता लाने के लिए पेड़ झाड़ियों को उगाती है और पशुधन। पेड़, झाड़ियां, फसल और पशुधन, ये मिश्रित रूप से हो गया। क्या? कृषि वानिकी में क्या क्या आ गया? पेड़, झाड़ियां, पशुपालन और खेती, इनको क्या बोलते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। इसके लाभ और हानि आप लिख सकते हो। लाभ है कि जैव विविधता को बढ़ाती है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, सुधार करती है, लकड़ी, ईंधन, फल फ्रूट सब एक जगह मिल जाते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में। नुकसान क्या है? जटिल प्रबंधन है, थोड़ा मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर है हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स आपको सबको पता है। हाइड्रोपोनिक्स, अरे बिना माटी के पौधों को उगाते हैं, क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। एक्वापोनिक्स, पानी के अंदर, ठीक है। तो ये अपने अभी इतना ट्रेंड में नहीं है, ये सिर्फ अपन क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न जो फार्मिंग जो प्रणालियां हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको नाम आएगा। अगर पूछा यहां से बड़ा प्रश्न क्या आएगा वो देखना, परंपरागत कृषि प्रणालियां लिखिए, या फिर आएगा मिश्रित कृषि प्रणालियों को समझाइए, जिसमें आपको मैंने ये जो बताई वो सारी चीजें आने वाली है मिश्रित के अंदर। मिश्रित का मतलब दो चीजें अपन कर रहे हैं, या तो पशुपालन प्लस खेती या वानिकी प्लस खेती, ठीक है, वो आ गए। अब मैं पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न। मॉडर्न के अंदर क्या क्या है अपना? एग्रो फॉरेस्ट्री आ गया, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री के बाद में आया मॉडर्न के अंदर मोनोकल्चर, उसके बाद में आया कृषि वानिकी, के बाद में आया बेटा इसमें हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स, उसके बाद में आया सटीक खेती, उसके बाद में आया वर्टिकल फार्मिंग, लंबवत खड़ी परात में, जैसे अपन ने वहां पे पढ़ा था ना टेरेस फार्मिंग, उसी को बोलते हैं। टेरेस या वर्टिकल एक ही हो गया, ठीक है। उसके इसके लाभ और नुकसान पढ़ना है। फिर आता है चैप्टर 6, कृषि प्रणाली आधारित जीविका प्रणाली के घटक, ये अपन ने पहले से पढ़ लिया। इसमें क्या है? अंतर फसल किसको बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं? फसल चक्कर किसे कहते हैं? फसल चक्कर किसे कहते हैं? क्रॉप साइकिल। फसल चक्कर किसे कहते हैं बेटा? क्रॉप रोटेशन। एक ही खेत में फसल को एक निश्चित समय में बदलकर उगाना फसल चक्र कहलाता है। इसके लाभ और हानियां लिखना है। इसके लाभ क्या है? मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, फसलों को न्यूट्रिएंट्स वैल्यू सही मिल जाती है, उर्वरता शक्ति बनी रहती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलती है, रोग कीटों का प्रकोप कम हो जाता है, खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है फसल रोटेशन, क्रॉप रोटेशन अपनाने से। ये तो इसके लाभ हो गए। इसकी हानियां भी आप लिख सकते हो। फिर आता है अंतर फसल, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ अलग अलग पंक्तियों में बोना। एक तो होता है, देखो दो चीज होती है, समझना बेटा, दो चीज होती है। एक तो होता है दो या दो से अधिक, दो, ये एक फसल का बीज है, ये एक फसल का बीज है, इन दोनों को मिक्स करके हमने बो दिया, एक तो ये हो गया। एक होता है ये अलग फसल का बीज है, ये एक फसल का बोझ है, तो हमने ऐसे वही 10 लाइन तो इस बीज की बो दी, इस वाले की 10, 1 2 3 4 5, और 5 लाइन इसकी बो दी,
एक तो हो गया इनको अलग अलग बोना, एक जगह बोना। तो इनको जो अलग अलग बोते हैं उसको बोलते हैं बेटा अंतर फसल। क्या बोलते हैं? अंतर फसल। दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ अलग अलग पंक्तियों में व्यवस्था के साथ उगाना और अधिक कुशलता पूर्व उपयोग के लिए, जैसे मक्का और लोबिया। अंतर फसल। फिर आता है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, कीटों के दबाव को कम करने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों को बदल बदल कर उगाने की प्रथा को फसल चक्र कहा जाता है। फलियां और अनाज का चक्कर। उसके बाद में आता है कृषि पशुपालन प्रणाली। पशुपालन आधारित प्रणाली में आ जाए डेयरी फार्मिंग आ गया, सुअर पालन आ गया, बकरी पालन, गोट्री जिसको बोलते हैं, बतख पालन, डक वाला। ठीक है। बतखों को मांस, अंडे और पंखों के लिए पाला जाता है। बतख पालन को आमतौर पर मछली पालन में एकीकृत किया जाता है। भेड़ पालन आ गया इसमें, भेड़ों को ऊन, दूध और मांस के लिए पाला जाता है। ये सब नॉर्मल चीजें हैं बेटा, आपको आती है ऑलरेडी। सब क्या है? नॉर्मल चीजें हैं ये। फिर इसमें देखो आगे आम, सब्जियां, सजावटी पौधे, औषधीय पौधे, कृषि वानिकी के लाभ मुख्य है ना, बागवानी, जलीय कृषि प्रणालियां, ये अपनी इतनी है नहीं, पूछेगा भी नहीं। किसानों को आजीविका के घटक के रूप में मुख्य श्रृंखलाएं बतानी है। इसमें क्या क्या है मेन पॉइंट? बड़े उद्यम, प्रसंस्करण। हाँ, बड़े उद्योग धंधे जो बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादों को खरीदते हैं, बेचते हैं, व्यवसाय करते हैं। प्रसंस्करण और पैकेजिंग में क्या आएगा? कच्चे उत्पाद, उपभोग वस्तुओं को मूल्य में जोड़ता। कल मैंने बताया था प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन और वैल्यू एडिशन, तीन चीज होती है। प्रिजर्व करना, प्रसंस्करण करना, पैकिंग करना और उसकी वैल्यू बढ़ा देना। छोटे उद्योगों में आता है स्थानीय मिलें, छोटी छोटी जो मिल होती है, चक्की मिल हो गई, आटा मिल हो गई, ऑयल मिल हो गई, वो हो गई। और डेयरी आती है। मध्यम में क्या आता है? गेहूं मिल, फलों की डिब्बाबंदी करने वाली फैक्ट्रियां ये। बड़े में क्या आता है? जैसे यूनिलीवर, बड़े कृषि उद्योग। छोटे में आता है स्थानीय विक्रेता, ये छोटे लोग बता दिया मैंने। इसके आगे है कृषि पर्यटन है, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण है, पशुपालन है। सेम चीजें हैं जो मैं समझा दिया, और अभी लास्ट में समझा दूंगा। बड़े क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? नीति हानिकारक, विभिन्न कृषि जलवायु के क्षेत्रों में कृषि प्रणालियों की व्यवहारिकता। कृषि प्रणालियां मैंने बता दी। कृषि जलवायु खंड आप पढ़ लेना एक बार। क्या? कृषि जलवायु खंड एक बार आप पढ़ लेना बेटा। अब यहाँ से बड़ा प्रश्न भी देखते हैं, उससे पहले मैं एक दो इसके टॉपिक्स, अपने आईसीआर वाले टॉपिक जो बच रहे हैं वो करवा देता हूँ बेटा। अंग्रेजी में मैं बता देता हूँ। पहले टॉपिक में देख लेना स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। उसके बाद में आपने दिखना मेजर चैलेंजेस इन इंडिया या मेजर चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर, जो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। ठीक है। मेजर चैलेंजेस कौन से थे? मेजर चैलेंजेस ये रहा, नहीं ये रहे। ये क्या है? मेजर चैलेंजेस है अपने। और उसके बाद में स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये मैंने बता दिया कि मक्का कहाँ ज्यादा हो रहा है, चावल कहाँ हो रहा है, सब्जियां वेस्ट बंगाल में हो रही है, अनाज धान पंजाब में हो रहा है जिसको अनका कटोरा कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने बात कर दी। फिर करी इनकम ऑफ रूरल पीपुल एंड फार्मिंग इन इंडिया। इसमें हमने देखा ये चीज क्या, 10,218 रुपए महीना थी सबसे ज्यादा जो पंजाब की, 18,000 सबसे कम वेस्ट बंगाल वगैरह की है। कितनी? 7,000 से 5,000 रुपए मंथली आई है। उसके बाद में हमने पढ़ा क्या बेटा कि रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। लगभग 70% क्या है? अराउंड तो 70% ऑफ इंडियन रूरल पॉपुलेशन इज द डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है। उसके बाद में हमने मनरेगा के बारे में पूछा जो 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है। उसके बाद में हमने देखा लाइवलीहुड डेफिनेशन मैंने बताई कि लाइवलीहुड क्या होती है, किसी धंधे या काम को लेके अपने जीवन यापन करते हैं उसको लाइवलीहुड बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसका पैटर्न बताया मैंने रूरल और अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में क्या बताया, शहरी क्षेत्रों में तो मैंने अलग बताया, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग बताया। ठीक है। आजीविका के साधन ये सारा मैंने समझाया कि वो आजीविका सारे साधन जिनसे एक परिवार या एक आदमी अपना घर चलाता है उसको क्या बोलते हैं? आजीविका के साधन बोलते हैं, उस प्रोसेस को आजीविका बोलते हैं। उसके बाद में हमने ये देखा ग्रामीण क्षेत्रों में खेती, पशुपालन, गैर कृषि क्रियाएं, मजदूरी, कारीगरी, ये सारी चीजें आई थी। और इसके बाद मतलब रूरल एरियाज में तो ये आ गई थी। और अर्बन एरियाज में बताया था मैंने विनिर्माण, मतलब कॉन्सेप्ट जो बात करी थी उसमें एक्टिविटीज करी थी, प्राइमरी एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ये आ गई थी। और इनकम स्टेबिलिटी, लिवलीहुड पैटर्न इन रूरल एरियाज में बताया फॉरेस्ट्री, फिशरीज, है ना। रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, नॉन फार्म में क्या था अपना जो मजदूरी वगैरह करते हैं। और अर्बन एरियाज में क्या था? फॉर्मल पब्लिक सेक्टर के अंदर करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं। फिर अपने पास आया एएलएस, एग्रीकल्चरल
लाइवलीहुड सिस्टम, मीनिंग अप्रोच और अप्रोचेस और फ्रेमवर्क, ये हमने पढ़ा आराम से। एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम एएलएस के बारे में डेफिनेशन बताई मैंने, इसके कंपोनेंट्स मैंने बताए। इसके कंपोनेंट्स ये रहे बेटा, एएलएस के कंपोनेंट्स थे ये, कृषि आजीविका प्रणाली घटक एएलएस। इसके कंपोनेंट्स मैंने आपको ये बताया क्या क्या, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल इंडस्ट्री और मार्केट एंड ट्रेड्स। मार्केट एंड ट्रेड्स ये चीज मैंने समझाई आपको। फिर आता है बेटा इसमें आगे सस्टेनेबल, सस्टेनेबल और वैल्यू चेन, ये बताई दिया हिंदी में मैंने। क्लाइमेटिक वगैरह बताई दिया। फिर आता है फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम, इसमें आता है मजदूरी करना, खेती करना। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम, इसमें हमने फार्मिंग सिस्टम की डेफिनेशन बात करी। और उसके बाद में हमने देखा क्या, प्रीविलेंट फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया, जिसमें हमने क्या क्या देखा, राइस वीट सिस्टम, राइस बेस्ड सिस्टम, मिलेट बेस्ड सिस्टम, शुगर कैन बेस्ड सिस्टम, है ना। मिक्स्ड फार्मिंग हमने देखी, एग्रो फॉरेस्ट्री हमने देखी, हॉर्टिकल्चर बेस्ड सिस्टम था, उसमें क्या क्या देखा, फ्रूट एंड वेजिटेबल फार्मिंग देखी, स्पाइसेस बेस्ड देखा, है ना। लिव स्टॉक के आधार पे डेयरी फार्मिंग देखी, पोल्ट्री फार्मिंग देखी। पोल्ट्री में अंदर क्या क्या देखा आपने, इसमें देखा आपने इनलैंड फिशरीज, मेराइन माइरिन फिशरीज। इसके अलावा देखा बेटा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह कंक्लूजन हो गया। उसके बाद में टॉपिक नंबर 5 में हमने पढ़ा, 1 सेकेंड, हेलो, है ना। उसके बाद में ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने यहाँ पे लिखा था, स्थानांतरित खेती, काटना और जलाना। कोई जंगल था, वहां गए, पेड़ों को काटा, समतल किया, जला दिया, जो राख थी उसको वो किया, उसमें खेती कर ली, कुछ दिन करे, फिर जो सॉइल फर्टिलिटी कम हो गई, फिर सेम चीज दूसरे जंगल में, फिर सेम जंगल में। इसके लाभ और हानियां मैंने बताई। इसको अंग्रेजी में क्या बोल रहे थे अपन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या बोल रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा बेटा कौन सा, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, सिस्टम दैट कंबाइन क्रॉप कल्टीवेशन विद लिवस्टॉक फार्मिंग, फार्मर्स ग्रो। फिर उसके बाद में टेरेस फार्मिंग देखी, अच्छा भविष्य। उसके बाद में हमने क्या देखा, टेरेस फार्मिंग देखी। टेरेस फार्मिंग मतलब सीढ़ी नुमा खेती। इसके लाभ और हानियां देखी हमने, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फिर देखी रेनफेड एग्रीकल्चर, वर्षा आधारित खेती हमने पढ़ी, जो सारी वर्षा पर आधारित होती है। इसके हमने कंपोनेंट्स देखे, एवरेज और डिसएडवांटेज हमने देखे। फिर हमने मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम पढ़ा बेटा। मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम में पहले मैंने बताया मोनोकल्चर, एक बड़े क्षेत्र पर एक ही फसल को उगाना मोनोकल्चर होता है। उसके बाद में इसको कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। इसके लाभ और हानियां हमने पढ़ी। एग्रो फॉरेस्ट्री हमने पढ़ी। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या था, लिव स्टॉक फार्मिंग प्लस आपके फॉरेस्ट ट्रीज को उगाना, झाड़ियों वगैरह को। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने देखे। उसके बाद में हमने हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स देखा, जो कि मैंने कहा कि अपने इतना यूजफुल नहीं है, मतलब अपने अभी तक नहीं उगाते हैं। उसके बाद में हमने देखा बेटा वर्टिकल फार्मिंग, इसके लाभ और हानियां देखी। फिर हमने देखी जेनेटिक मॉडिफाइड फार्मिंग। जेनेटिक मॉडिफाइड मतलब आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों को उगाना, सोयाबीन हो गई आपके, कपास हो गई, इनको बैंगन हो गया। फिर देखा हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग में अंतर, ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग में अंतर, परंपरागत और आधुनिक कृषि प्रणालियों में अंतर। ये एक तो क्वेश्चन रट लेना, परंपरागत कृषि प्रणालियां और इधर लिखना आपको आधुनिक कृषि प्रणालियां, जो भी मैंने बताई वो सारी। मॉडर्न में कौन कौन सी थी, मोनोकल्चर था, एग्रो फॉरेस्ट्री था, एक्वाकल्चर था, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स था। ये किसमें आई थी, अपनी मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम में आया था। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम में हमने देखा क्रॉप किसे कहते हैं, ठीक है, रेफर टू प्लांट्स ग्रो द हार्वेस्ट टू फूड फोडर फाइबर फ्यूल एंड रॉ मटेरियल। फिर क्रॉपिंग सिस्टम में हमने पढ़ा मोनोक्रॉपिंग, ग्रो ओनली वन टाइप क्रॉप, मोनोक्रॉपिंग इन वन ईयर, एक सीजन में एक ही फसल को उगाते हैं, मोनोक्रॉपिंग हो गया। इंटरक्रॉपिंग क्या होगा, टू और मोर क्रॉप्स टुगेदर विद डिस्टेंस रोज अरेंजमेंट। मैंने बताया अलग अलग लाइनों में दो बीजों को उगाना क्या कहलाता है आपका बेटा, इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। फिर बताया मैंने क्रॉप रोटेशन, फसल को एक निश्चित समय पे निश्चित खेत में बदल बदल कर बोना, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। फसल चक्र, जिसके लाभ हानियां मैंने आपको बताई कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, भूमि की उर्वरता बढ़ती है, खरपतवार व रोग कीटों का प्रकोप कम होता है, ये हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा एग्रो पास्चुरल सिस्टम, एग्रो पास्चुरल सिस्टम। उसके बाद में लिव स्टॉक बेस्ड सिस्टम पढ़ा, मिक्स्ड फार्मिंग पढ़ी, सेम चीजें। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हमने देखी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑर्नामेंटल्स,
ऑर्नामेंटल्स एंड ऑर्नामेंटल्स में क्या आता है? एक तो आपके मेडिसिनल एंड ऑर्नामेंटल्स आते हैं ना, औषधीय और सुगंधित पौधे, उनमें अपन फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड प्लांट्स ग्रो द एस्थेटिक पर्पस, फ्रोज, टुलिप्स इत्यादि, है ना। फिर हमने देखा एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। एग्रो फॉरेस्ट्री रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज एंड सब्स, पौधे और झाड़ियों को मिक्स रूप से उगा रहे, तो उसको एग्रो फॉरेस्ट्री हम कह रहे थे बेटा। उसके बाद में एक्वाकल्चर बेस्ड सिस्टम देखे हमने, डक या पोल्ट्री, डक पोल्ट्री या फिश फार्मिंग। डक बतख को बोलते हैं, बतख पालन, मुर्गी पालन या मछली पालन इसमें आता है, ठीक है। फिर देखा डेयरी फार्मिंग में पिग आते हैं, सुअर आते हैं, बकरी आती है, मवेशी आते हैं, गाय, केटल, भैंस आती है, बफेलो आती है। उसके बाद में देखा स्मॉल मीडियम लार्ज एंटरप्राइजेस में छोटे धंधे क्या है, बड़े धंधे क्या है। स्मॉल एंटरप्राइजेस एज लाइवलीहुड कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मर्स, इसमें क्या था, ऐसे जिसमें 50 से कम, मैंने बताया था छोटे धंधे जो छोटे लेवल पे चल रहे हैं। उसके बाद में मीडियम बताया जिसमें लगभग 200-250 आदमी काम कर रहे हैं, और लार्ज पे जो बड़ी एग्रीकल्चर कंपनियां चल रही है वो हो गई इसमें, ठीक है। प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द वैल्यू चेन, सबसे पहला होता है इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई कौन है, फार्मर है। कोई भी बड़ा चेन है उसमें अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो इनपुट जो दे रहा है उसको सप्लाई जो दे रहा है, सर्वप्रथम जो चीज की जरूरत पड़ रही है, मशीन लाके खड़ी कर दी मैंने 2 लाख दोने पत्तल बना ली की, पर जो पत्ता चाहिए वो तो किसान ही लाके देगा ना, जंगल से चुग के, बीन के, या उसके खेत की मेड़ पे जो पेड़ है वहां से। तो इनपुट वाला कौन होगा इसमें, फार्मर। फिर आता है बेटा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, जो मैंने बताया वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। पीएचटी कल हमने पढ़ा था हॉर्टिकल्चर में, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। 3 स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, ठीक है। प्रसंस्करण, पैकेजिंग और उसमें मूल्य को बढ़ा देना। उसके बाद में है सेकेंडरी एंटरप्राइजेस ऑफ इसके, इसमें एग्रो टूरिज्म है। पहले तो खेती पर आधारित, वो आगे छोटे धंधे, मध्यम धंधे और बड़े धंधे। उसके बाद में आता है सेकेंडरी, द्वितीय कृषि, उसमें क्या है, एग्रो टूरिज्म, खेती के लिए फार्मर्स को घुमाना, या कोई टूरिस्ट आ रहा है उनको घुमाना। प्रोसेसिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, फार्म से चीजें लेके टमाटर, सॉस, जैम, जेली बना देना, वो क्या होता है, प्रोसेसिंग टू फार्म प्रोडक्ट्स। ये प्रश्न आएगा एक आपके, सेकेंडरी एंटरप्राइजेस एज ए लाइवलीहुड कंपोनेंट्स। लाइवलीहुड कंपोनेंट सेकेंडरी के लिए कौन कौन से हैं बेटा, पहला है एग्री टूरिज्म, दूसरा है इसमें प्रोसेसिंग टू फार्म प्रोडक्ट्स, एनिमल हस्बेंड्री, क्राफ्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, और इसके बाद में स्मॉल मीडियम वही आ गया, सेम चीजें। अब इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं वो कहां से आ रहे हैं वो देख लो। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेस ऑफ फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्या क्या इसमें जो अपना खेती आधारित जीवन प्रणालियां हैं उसमें क्या क्या फैक्टर्स अपने प्रभावित करते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स उनमें आता है सॉइल क्वालिटी, मृदा की गुणवत्ता, भाई उत्पादन अच्छा होएगा तभी तो अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। सॉइल क्वालिटी आएगी, क्लाइमेट वाटर कंडीशंस आएगी, क्लाइमेट वाटर कंडीशंस आएगी, वाटर अवेलेबिलिटी आएगी, पानी की उपलब्धता आएगी, क्या आएगी, पानी की उपलब्धता आएगी। इसके अलावा क्या आएगा, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम हेल्थ आएगी, बायोडाइवर्सिटी आएगी, इकोसिस्टम आएगा, मार्केट एक्सेस आएगा, मंडी से कितना दूर हो, बाजार वैल्यू क्या है, वो सारी चीजें आएगी इसमें, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आएगा, मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज आएगी, जिसमें आएगी मशीनें, नॉलेज और स्किल्स, उस काम को लेकर कितना नॉलेज है आपको। और उसके बाद में आता है बेटा इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल में आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनके बारे में आएगा। क्लाइमेटिक जोन्स आपको पढ़ लेना है, कौन कौन से एरिड वेस्टर्न प्लांट्स कौन से हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, वो आपको पढ़ना है। ट्रॉपिकल वेट एंड ह्यूमिड जोन, ठीक है, सेमी एरिड एंड एरिड जोन, ड्राईलैंड फार्मिंग कहाँ पे होती है, रेनफीड फार्मिंग कहाँ पे होती है, जो मैंने पढ़ाया था ये एग्रोनॉमी में, 750 mm से कम वर्षा, 750 mm से 1100 mm वर्षा और 1100 mm से अधिक पे रेनफेड फार्मिंग होती है। मिक्स्ड फार्मिंग बताई मैंने, इंटीग्रेटेड क्रॉप लिव स्टॉक सिस्टम बताया। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, सिक्किम वगैरह में करते हैं, सिक्किम में जैविक खेती जिसको बोलते हो आप। टेम्परेट जोन कौन से हैं, जो जिनमें 700 से 1500 mm तक वर्षा होती है, वो कौन से हैं, टेम्परेट जोन्स हैं। मिड समर आती है, कोल्ड विंटर्स आती है, उनमें रेनफॉल कितना रहता है, 700 से 1500। इनमें कौन कौन सी, एप्पल, पियर, वॉलनट, वीट, ये चीजें इनमें लगा सकते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह आ गया, ठीक है। ड्राई फार्मिंग, ऑर्चर्ड फार्मिंग। फिर आता है माउंटेन एंड हिल्ली जोन्स, माउंटेन एंड हिल्ली जोन्स में कौन सी खेती करते हैं, वहां पे टेरेस फार्मिंग करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं। फिर आता है कोस्टल जोन्स, उसके बाद में आता है बेटा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान,
तो ये आपको सबको एग्रोनॉमी में पढ़ाए हुए हैं नक्शे से, वहां से देख लेना। फिर आता है कॉमर्शियल फार्मिंग बेस्ड नाबार्ड के बारे में। तो इसमें देखना आपको नाबार्ड इंटविल्ट कॉमर्शियल फार्मिंग, नाबार्ड कैसे उसको प्रमोट कर रहा है। एक है इसमें इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, IWMP, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। IWMP इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये पीडीएफ में दे दूंगा बेटा। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, ये जो योजनाएं हैं उनके बारे में। तो पहला तो है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, IWMP। आई यानी इंटीग्रेटेड, डब्ल्यू यानी वाटरशेड, एम यानी मैनेजमेंट और पी यानी प्रोग्राम। लॉन्च इन 2019 लिख लो, लॉन्च इन 2019 एज ए पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना का ही एक हिस्सा था जो 2009 में लॉन्च हुआ था, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। और नाबार्ड इसको सपोर्ट करता है। नाबार्ड सपोर्ट वाटरशेड प्रोजेक्ट्स टू इंप्रूव वाटर अवेलेबिलिटी एंड सोइल कंजर्वेशन, फोकस ऑन इंप्रूव एग्रीकल्चर एंड प्रमोटिंग क्रॉप। ठीक है, उसके बाद में एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस, ACABC, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। ACABC, ACABC, ACABC देख लो, इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। लॉन्च इन 2002, ठीक है, कब हुआ था? 2002 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? लॉन्च्ड बाय नाबार्ड इन पार्टनरशिप विथ मैनेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंट मैनेजमेंट, उसके साथ मिलकर नाबार्ड ने 2002 में एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर जो निकाला, लॉन्च किया 2002 में, नाबार्ड और मैनेज ने मिलकर करा था। और नाबार्ड प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रेंड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, सेटअप एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस। इस योजना के तहत क्या होता है, अगर आप एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस में जाते हो BSc एग्रीकल्चर के बाद में या किसी डिप्लोमा के बाद में, तो आपको 10 लाख से 5 लाख से 25 लाख तक का लोन आपको मिलेगा एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस के लिए, जिसमें आपके सारी चीजें हैं, डेयरी से लेके खाद बीज की दुकान से लेके फार्मिंग से लेके मछली पालन से लेके केचुआ पालन तक की सारी चीजें सम्मिलित है बेटा। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर योजना, ACABC बोलते हैं, 2002 में नाबार्ड और मैनेज ने पार्टनरशिप में ये डाला था। ये किस किस के लिए? क्रॉप प्लानिंग के लिए, प्रोवाइडिंग क्वालिटी सीड्स एंड लिंकिंग देम द मार्केट, कॉमर्शियल क्रॉप लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के लिए है बेटा ये। फिर उसके बाद में है मॉडल बैंक के प्रोजेक्ट, इसको छोड़ो। फिर है नाबार्ड RIDF, ये हुआ था 1956 में लॉन्च हुआ था। और उसके बाद में है FPO, फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, FPOs, नाबार्ड ने किया था ये, है ना, अराउंड 2020 के समथिंग इसको फॉर्मल रूप में स्टार्ट किया गया था। फिर ICR इनोवेटिव्स है, कृषि विज्ञान केंद्र KVK, पहला KVK पांडिचेरी में 1976 में खोला गया था। राजस्थान का पहला KVK 1976, फतेहपुर सीकरी 1976, पहला खुला था 1976 में पांडिचेरी। कृषि विज्ञान केंद्र KVK जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर साइंस सेंटर, कृषि विज्ञान केंद्र। फर्स्ट KVK बाद एस्टेब्लिशमेंट इन 1974, ऑल इंडिया कॉर्पोरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट AICRP, अखिल भारतीय अनुसंधान प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, परियोजना जिसको बोलते हैं, जो मक्का पे चली थी। ये कब आई थी? AICRP 1967, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट NAIP, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। उसके बाद में है एग्री बिजनेस, इसको छोड़ो। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पढ़ के जाना बेटा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस टू द रिस्क ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। ये क्या करती है? प्रोवाइड द इंश्योरेंस देती है किसके लिए? अपनी खेती के लिए, अगर उस पर कोई रिस्क है तो। कौन? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन बेटा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अंदर आई थी, ठीक है। इसके अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज द प्रीमियम रेट्स ऑफ खरीफ इंश्योरेंस क्रॉप्स, खरीफ के पे 2% देती है, रबी पे 1.5% देती है, हॉर्टिकल्चर पे 5% देती है इंश्योरेंस, ठीक है। फिर आता है NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, 2005 में शुरू हुआ था। NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी उद्यानिकी जिसको कहते हैं ना, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन सन 2005 में शुरू हुआ था। 1 मिनट 25, 1 मिनट के इसको चार्ज लगा देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं बेटा। जब तक याद करो आप, क्या
आपका एनएचएम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब हुआ था? 2005 में हुआ था बेटा। कब हुआ था? 2005 में। लग गया चार्ज, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसको। बैटरी स्टेटस 25 अवेलेबल इन प्लग इन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 एज द पार्ट ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बॉडीज एक्टिविटीज। उसके बाद में है MIDH 2014-15 मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड MIDH 2014 और NHM 2005। याद रखना, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी का समृद्ध विकास जिसको बोलते हैं, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो था। उसके बाद में है प्राइवेट सेक्टर में एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर में एनजीओ। ठीक है, PPT प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसको छोड़ो, यहां से नहीं पूछेगा। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक वाटरशेड मैनेजमेंट, और एक KVK, और एक हो गया बेटा आपका जो अभी लास्ट में हमने देखा वो। ठीक है, NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 और MIDH 2014 के बारे में आप पूछ लेना। इसके बाद में आगे चलते हैं बेटा। आपका लेक्चर नंबर 11 डेयरी फार्मिंग इंटीग्रेटेड विथ क्रॉप फार्मिंग। डेयरी और क्रॉप फार्मिंग को मिक्स में करना, पंजाब में करते हैं। क्या क्या इसके लाभ और क्या हानियां और क्या चैलेंजेस है, ये आपको बताना है। फिर आपको आएगा एग्रो फॉरेस्ट्री, जो मैंने अच्छे से बता दिया कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है। फसल और फॉरेस्ट्री जो ट्रीज हैं, झाड़ियां हैं और पशुपालन है, इनको सबको मिक्स रूप से करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं बेटा। चैलेंजेस इसके देखने हैं, आउटकम रेफरेंस इसका देखना है। उसके बाद में अपने देखा है फिश फार्मिंग, एक्वाकल्चर के बारे में देखना है। एग्रो टूरिज्म जो है नॉन एग्रीकल्चर, या अपन कह सकते हैं सेकेंडरी एग्रीकल्चरल जो आपके ऑप्शन है सर्वाइव करने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, सेकेंडरी में आता है आपका एग्रो टूरिज्म। क्या आता है बेटा? एग्रो टूरिज्म आता है। एग्रो टूरिज्म के लाभ हानि आपको बताने हैं। उसके बाद में आता है हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग आता है। ठीक है, और ये आपका हो जाता है यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट। अब क्वेश्चंस देख लो यहाँ से क्या क्या आ सकते हैं, वो एक बार मैं बता देता हूँ। और हमने ये 6 महीने की पढ़ाई को, मैंने उम्मीद है 1.5 घंटे में आपको समझा है, और कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। विश्वास रखो, शांति रखो, प्रेम प्यार से पढ़ो। इस क्लास को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना और लाइक कर देना। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक तुम अपना काम करो, फिर इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। रिकॉर्डेड है, बच्चे क्या समझदार हमारे, कहना मानते हैं। इस टाइम ये सुन रहे हैं, मन मन मुस्कुरा रहे हैं, है ना? मुस्कुराओ बेटा, कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ये हमने 6 महीने का कोर्स था पूरा, 160 पेज का कोर्स था, और 11 आपके टॉपिक थे, हमने करे 1 घंटा 36 मिनट में। ठीक है, ओवरव्यू मैंने करवाया है। अगर इनको डीपली स्टडी करते तो भी वही चीज आती है, एग्रो फॉरेस्ट्री, मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, 5 चीज तो ये हो गई। उसके बाद में आता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वाटरशेड प्रोजेक्ट। ठीक है, KVK, MIDH, NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005। उसके बाद में अपन ने क्या देखा बेटा, वापिस से चल रहे हैं अपन अर्बन एरियाज के अंदर लाइवलीहुड के लिए कौन कौन से अपने संसाधन है। तो अर्बन एरियाज में हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा था? अर्बन एरियाज मतलब शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए, विनिर्माण मतलब उद्योग धंधे या अपन फैक्ट्रियों का निर्माण, इंडस्ट्रियल सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस, सर्विस सेक्टर, ये चीजें हमने पढ़ी अर्बन एरियाज में। फिर रूरल एरियाज में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा पशुपालन, छोटी खेती, मजदूरी, कारीगरी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। हाँ, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने पढ़ा क्या? ट्रेडिशनल वो मॉडर्न फार्मिंग अप्रोचेस या मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम, जिसमें पहला ही हमने पढ़ा मोनोकल्चर। मोनोकल्चर इज ए कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एक बड़े स्तर पे एक ही फसल को उगाते हैं, वो मोनोकल्चर कहलाते हैं। इसके लाभ और हानियां हमने देखी। उसके बाद में हमने देखा हाइड्रोपोनिक्स, एक्वाकल्चर, ये सारे क्या थे? मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम में थे। अगर अपन बात करें ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम या जो पुराना है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? स्थानांतरित खेती। क्या पढ़ा बेटा? स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित खेती पढ़ी। ठीक है, उसके अलावा हमने परंपरागत में क्या क्या पढ़ा? हमने वनों को काट के ये जो करते हैं उसको, फसल पशुधन प्रणाली पढ़ी, कृषि वानिकी प्रणाली पढ़ी। ये सब शब्द से समझ में आ जाएगा जब 2-2 बार इनको आप देखोगे। उसके बाद में हमने पहले क्या पढ़ा? ये चीजें हो गई थी,
फिर हमने पढ़ा कि एक ग्रामीण क्षेत्र में किसान की कितनी आय होती है, 10,218 रुपए थी। सबसे ज्यादा पंजाब की थी, सबसे कम पश्चिम बंगाल की थी, 7,000 से 9,000, है ना। फिर हमने देखा डिफरेंट एग्रीकल्चर स्टेट्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो गेहूं और धान हो रहा है वो पंजाब में हो रहा है, पल्सेज हो रही है वो एमपी महाराष्ट्र यहाँ पे हो रही है, सब्जियां जो हो रही है वो वेस्ट बंगाल वगैरह में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है। ठीक है, ये हमने सारी चीजें कवर करी धीरे धीरे। और उसके बाद में वापस अपन पहले लेक्चर पे आगे, जब मैं हमने देखा कि लाइवलीहुड का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, और फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम क्या होता है, कि कैसे एक किसान, एक ग्रामीण, एक खेती पर आधारित जीवन यापन करता है। उस चीज को हमने पढ़ा, उसके पार्ट्स हमने पढ़े, उसके कंपोनेंट्स हमने पढ़े, जो ये आप देख लो। ठीक है, कृषि आजीविका एएलएस हमने पढ़ा, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम ये हमने पढ़ा। इसके कंपोनेंट्स हमने पढ़े कि क्या क्या है। एग्रीकल्चर के आधार पे जीविका यापन करने की जो प्रणाली है उसको कृषि आजीविका प्रणाली बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर पर जीऊंगा तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, प्राकृतिक संसाधन चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों में मैंने बताया कि सोयल, वाटर, एयर, लाइट हो गई। मानव संसाधनों में क्या हो गया, मशीनरी वगैरह जो चीजें हो गई। वित्तीय, जो कॉमर्शियल, जो वित्तीय थी, फाइनेंशियल में क्या हो गया, उसको कौन लोन दे रहा है, आय के साधन हो गए। सामाजिक में क्या हो गया, उसके रिलेशन और उसका नेटवर्क हो गया। और बाजार एंड ट्रेड्स, मार्केट एंड ट्रेड्स, व्यापार में हो गया कि उसकी डिमांड कितनी है। अगर अच्छी डिमांड है तो एएलएस सक्सेस है। एएलएस का मतलब एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम। ओके बेटा, ये तो हो गया अपने। अब प्रश्न देख लो। 9 बज गए हैं, थोड़ा लेट है, क्लास आपको मिल जाएगी और अच्छे से पढ़ना इसको। प्रश्न देख लेते हैं हम। इनकम ऑफ फार्मर एंड रूरल पीपुल्स इन इंडिया। ठीक है, पहला देखना इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपुल्स इंडिया, जो मैंने बताया सबसे ज्यादा कहाँ की है, सबसे कम कहाँ की है, क्या क्या मजदूरी करते हैं। उसके बाद में आपको आएगा कॉन्सेप्ट एंड पैटर्न ऑफ लाइवलीहुड, अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज। उसके बाद में आपको देखना है बेटा क्या, उसके बाद में है आपके डिफरेंशिएशन। इसको छोड़ो, आगे देखते हैं अपन। आगे है इसमें टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम, जो मैंने बताया मॉडर्न फार्मिंग में क्या था, मोनोकल्चर, एक्वाकल्चर, पिस्सीकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, ये थे किसमें, मॉडर्न फार्मिंग में। और ट्रेडिशनल में क्या थे, स्थानांतरित खेती, जूमिंग खेती, कंटूर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, वो सारे एग्रोफोरेस्ट्री। ठीक है, वो सारे किसमें थे, ये जो पशुपालन वाला वो किसमें था, ट्रेडिशनल में था। उसके बाद में है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, ये आ गए कंपोनेंट्स। इसके बाद में था क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम, जिसमें मैंने बताया मोनोकल्चर, इंट्रा क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, वो सारी चीजें उसमें आएगी। उसके बाद में आता है एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम। एग्रोफोरेस्ट्री का मींस क्रॉप, फॉरेस्ट्रीज, श्रब्स, झाड़ियां और पशुपालन, चारों चीज मिक्स में हो रही है तो एग्रोफोरेस्ट्री कहलाती है। इसका लाभ हानि अपन बता सकते हैं। फिर आता है आपका एग्रीकल्चरल में डक, पोल्ट्री और फिश और डेयरी। डक मतलब बतख पालन आपका आएगा। उसके बाद में आएगा स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेज। स्मॉल कौन कौन से हैं, छोटे धंधे कौन से हैं, मैंने आपको बताया था। बड़े कौन से हैं, मीडियम कौन से, बड़े कौन से जो एग्रीकल्चर फैक्ट्रीज जिनमें हजार हजार लोग काम करते हैं। मिड वाले कौन से, इनमें 200 से 250 काम करते हैं। और छोटे कौन से हैं, जिनमें 5 से लेकर 50 तक आदमी या फैमिली मेंबर काम करते हैं, वो छोटे एंटरप्राइजेस कहलाते हैं बेटा। उसके बाद में हमने देखा कॉमर्शियल फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल, नाबार्ड के लिए। तो नाबार्ड हमने देखा। उसके अलावा हमने इसमें वाटरशेड प्रोजेक्ट देखा, मनरेगा प्रोजेक्ट देखा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखी। ठीक है, और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन देखा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर MIDH देखा 2014 वाला। उसके बाद भी हमने देखा केस स्टडीज ऑफ इंटरप्राइजेज एसोसिएट विद फार्मिंग। इसमें हमने देखा कि कौन कौन से प्रिजर्वेशन वाले, प्रोसेसिंग वाले, वैल्यू एडिशन वाले धंधे हैं, उनके बारे में देखा। रिस्क एंड सक्सेस फैक्टर ऑफ फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम, है ना। और उसके अलावा है रोल ऑफ फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड एंटरप्राइजेज इन 21वीं सदी। 21वीं सदी में क्या महत्व है इसका, 21वीं सदी हो चाहे 20वीं सदी, में शुरू से ही कह रहा हूं कि कृषि के बिना कुछ नहीं है, खेती के बिना कुछ नहीं है। तो ये तो हो गई बेटा आज की क्लास, ये हो गए प्रश्न। ये 1 घंटा 42 मिनट प्लस इसका फर्स्ट लेक्चर जो आपको वरदान प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बेटा। कम्युनिटी जो आपकी पोस्ट है वहां पे मैं और शेयर कर दूंगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, यहीं से बता देता हूँ। वाईफाई कनेक्ट है ना ये आकाश, है ना। हाँ, यहीं से मैं इनको समझा देता हूँ, बार बार समझाना पड़ता है। ब्राउज में गए, आई थिंक कनेक्ट नहीं है, है ना, है चल तो रहा है।
अच्छा ये तो कुछ और चीज ओपन करी हुई है इसमें ऑलरेडी। ठीक है, अपन यूट्यूब ओपन करते हैं, YOU आ जाएगा यहाँ पे यूट्यूब। ठीक है, वीडियो शेयरिंग कंपनी है यूट्यूब, एक क्या है, वीडियो शेयरिंग कंपनी है ये यूट्यूब आ गया। गूगल क्रोम चल रहा है, इसको यूट्यूब के लिए यूज किया करें, है ना। आगे चलते हैं इसमें। और चैनल का नाम तो सबको पता है, इतने दिन से पढ़ रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैंने एक और चीज गई थी कि 7 फरवरी 2025 को 5 साल हो जाएंगे अपने को, और उसके लिए मैंने एक चीज गई थी, वो चीज अभी तक आपने आई थिंक करी नहीं है। पता है क्या आकाश, क्या कहा था मैंने इनको, क्या कहा था बता। हाँ, मैं सोच रहा था 5 साल का जब अपन केक काटेंगे तो 200 के का साथ काटेंगे, अभी 171 के हैं, है ना। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है इन बच्चों के लिए। ये फार्मस लॉ पे आप जैसे ही जाओगे, ठीक है, वीडियोस में जाओगे तो आपके 3 पेपर हुए हैं बेटा, 3 पेपर हुए हैं, और तीनों में चाहे मेरा पेपर हो चाहे नहीं हो, मैंने फुल साथ निभाया। हॉर्टिकल्चर 4 हो गए, सॉरी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी और कम्युनिकेशन स्किल। और ये जो 4 मेजर सब्जेक्ट के आकाश इनके पेपर लगे ना, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया इनसे, इन 2 घंटा 17 मिनट से, इन 3 घंटे से, इन 49 मिनट से, और इससे ये जो 1 घंटा 30 मिनट की, इससे सारा इनमें से आया था। अब मैं बात कर रहा हूं इनके आगे का। तो आज जो इनका नेक्स्ट पेपर है उसमें आपको प्लेलिस्ट में जाना है बेटा। प्लेलिस्ट में एक तो ये क्लास देख रहे हो, ये क्लास देख ली तो टेंशन लेनी ही नहीं है। इसमें गया फर्स्ट सेमेस्टर वरदान प्लेलिस्ट, इसमें जाना है, इसमें और नीचे जाना है, ये रहा बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम क्लास 1, 47 मिनट की क्लास है भाई, मजा आ जाएगा। ये क्लास और ये क्लास, 2 क्लास कर ली, कुछ भी इससे बाहर नहीं जाने वाला, कुछ भी इसके बाहर नहीं जाने वाला। ये हॉर्टिकल्चर का वीडियो इसको उठा के ऊपर डालेंगे, कम्युनिकेशन का आ जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, बहुत ज्यादा प्यार देना। और ये पुराना वीडियो यहाँ नहीं मिले ना तो चैनल के पेज पे ही मिल जाएगा आपको। कहाँ पे, मैं डाल दूंगा इसको, यहाँ पे जब जाओगे कम्युनिटी में, ये देखो, ये पोस्ट या कम्युनिटी जो आता है, यहाँ पे मैंने कल मैथ का डाला था, बहुत बच्चों का मैथ का पेपर अच्छा गया है। ये देखो, वन शॉट मैट्रिक्स वाला टॉपिक, ये पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है मैंने मैथ की, है ना। ये देखो 19 वीडियो थे इसमें, ये डाले थे, तो यहाँ पे ही आपको वो मिल जाएगा। ये देखो हॉर्टिकल्चर के, मैं मतलब ये एक स्टोरी डाली थी, ये पढ़ना बहुत अच्छी है ना। तो ये चीज है बेटा। ये अभी अपन देख रहे थे ना हॉर्टिकल्चर में, वो MIDH वगैरह, ठीक है, नाबार्ड, ये नाबार्ड का ही ऑफिस है यहाँ पर हमारे कॉलेज वाला, ठीक है। तो ये CAIE है ना, ये चीजें हैं। तो ये आप यहाँ से देखते रहना, करते रहना, ये 2 वीडियो देख लेना, ये बहुत सफिशियंट रहेंगे आपके लिए बेटा, फुल सफिशियंट। इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो ये चीजें देख लेना और आराम से पढ़ना। सभी को बेस्ट ऑफ लक। 5 पेपर अच्छे गए हैं, आधा सेमेस्टर आप जीत चुके हो, मतलब सेकंड सेम में आने वाले हो। प्रैक्टिकल आपके लग चुके हैं, नहीं लग गए हैं तो बता देना। और ये वीडियो ऐसा नहीं कि SKN यूनिवर्सिटी के लिए, ऑल इंडिया जहां पे भी 16 कमेटी है और ये सब्जेक्ट चल रहा है, सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला वीडियो है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो जहां पे भी आपके यार दोस्त पढ़ रहे हैं सबके साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और इस बात पे कुछ लिखा हुआ था मेरे पास, वो आपको मैं सुना देता हूँ, उसके बाद में अपन क्लास एंड करते हैं, ठीक है। 2-3 चीजें लिखी हुई है, जो सबसे छोटी वाली है वो सुना देते हैं आपको। यार ये तो सब बड़ी है, फिर कोई बात नहीं, सुनो तो फिर। फल सब्र का जरूर निकलेगा, फल सब्र का जरूर निकलेगा, घर से निकला है दूर तो बड़ी दूर निकलेगा, ढूंढ कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, तू अगर हारा है तो तेरा कसूर निकलेगा। जिंदगी का यही दस्तूर है समझ लो, कुछ हाथों से दुआएं तो कुछ हाथों से खंजर जरूर निकलेगा। कश्ती कभी डगमगाए भी तो घबराना ना, कश्ती कभी डगमगाए तो भी घबराना ना, तू अगर डूबा भी तो यकीनन कहीं दूर निकलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए है, घबराओ मत। फर्स्ट सेमेस्टर था, जैसे भी गए नहीं गए, मैं तुम्हारे साथ था, आगे भी तुम्हारे साथ रहूंगा 4th ईयर तक। उसके बाद MSc या कोई जॉब की तैयारी करनी है, जो भी करना है, बिजनेस करना है, प्राइवेट कंपनी में आपको लगाना है, तो भी मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा 24x7, ठीक है, एज अ बिग ब्रदर नॉट ए टीचर। तो ये आपका परिवार है फार्मर्स लव, प्यार प्रेम से पढ़ो, अच्छे से शेयर करो और लोगों तक। फ्री ऑफ कॉस्ट है, और BSc वालों के लिए लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं कुछ कमाऊं ना कमाऊं, जेब से लगाऊं, वो मेरे पे है, पर फ्री रहेगा तुम्हारे, तुमसे पैसे नहीं लूंगा मैं, ठीक है। क्या है, अपन सब भाई बहन है, अपना भी ये परिवार है। और आज की क्लास को अपन एंड करते हैं यहीं पे। सभी को बेस्ट ऑफ लक। यहां तक क्लास देखी है तो एक प्यारा सा हेड कमेंट कर देना, क्लास को शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।